Hello everyone, Kapil Talreja this side from HGPA Classes Pune. I hope you are all set for your upcoming CA Foundation examinations. वैसे तो almost every chapter के videos uploaded हैं मेरे YouTube पर, but I have come up with these videos for the advanced level questions, starting with inventory. So all the very best for your examinations. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि बच्चे जो नॉर्मली गलती करते हैं दैट इज दे वेट फॉर द रिजल्ट्स एंड उसके बाद वो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लेवल है आपका उसका प्रिपरेशन स्टार्ट करता है. क्लियर तो आप श्योरली हो जाओगे, बट ये गलती आप लोग नहीं करना कि आप रिजल्ट्स का वेट करें. ठीक है, आप राइट आप ब्रेक लेना चाहिए, आप लोगों ने कुछ टाइम का ब्रेक लीजिए, बट स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर द इंटरमीडिएट इमीडिएटली. डोंट वेट फॉर द रिजल्ट. एंड विद दिस HGPA team is coming out with the face-to-face batch also streamed online on the 3rd of January. For more details, you can contact HGPA team. So let's not waste any time and start with this video. Okay, तो जब बात आती है इन्वेंट्री की, तो इन्वेंट्री में इजी क्वेश्चंस तो जैसे आपके फीफो लिफो हो जाता है, आपका बेसिक लेवल क्वेश्चंस जो बहुत इजी बेस पे रहता है वो हो जाता है. बट बच्चों को प्रॉब्लम कहां आती है जब इंस्टीट्यूट मिक्स करना शुरू करती है. जैसे एबनॉर्मल आइटम्स हो गए, रिटर्न ऑफ आइटम्स हो गए, उसके बाद कंसाइनमेंट मिक्स हो गया, सेल ऑन अप्रूवल मिक्स हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट बात इंस्टीट्यूट मिक्स करती है एज पर बुक्स और एज पर फिजिकल स्टॉक टेकिंग. अब जब ये क्वेश्चंस मिक्स करती है तो बच्चों को प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, और ये डर की वजह से बच्चे चैप्टर स्किप कर देते हैं. सर एक चैप्टर नहीं पढ़ा तो भी चलता है. बेटा एक बात समझ के चलो कि अगर आप ये चैप्टर स्किप करोगे ना, आगे आपको इंटरमीडिएट लेवल में प्रॉब्लम आएगी. दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये AS2 के बेस पे है. आपको अगले लेवल में पढ़ना है. अगले लेवल में एक दो टॉपिक्स भी हैं जो इसके बेस पे रहने वाले हैं, तो प्लीज डोंट स्किप दिस चैप्टर. ठीक है, बात करते हैं इन्वेंट्री की. अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सिर्फ एडवांस लेवल क्वेश्चंस लेने वाला हूं यहां पर, तो इसलिए मैंने क्या किया यहां पर आपके मॉड्यूल बेस्ड, आपके RTP बेस्ड और आपके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं. ठीक है, उसी लेवल के एग्जाम क्वेश्चंस डाले हैं मैंने. एंड इसके अंदर अगर आप ये कवर करोगे ये वीडियो, तो ऑलमोस्ट एवरी एडजस्टमेंट आपका कवर हो जाएगा. टू स्टार्ट विथ मैं आप लोगों को थोड़ा सा बेस सेट करना चाहूंगा, क्योंकि एडवांस क्वेश्चन से मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, कंसेप्ट वाइज जाऊंगा ऑब्वियसली, लेकिन मैं आपको बेसिक में आपको बहुत ज्यादा डेप्थ नहीं लूंगा. आई होप कि उतना आपको आता होगा. ठीक है, स्टार्ट करते हैं इन्वेंट्री से. तो बेटा इन्वेंट्री में सबसे मेजर रोल क्या आता है कि इन्वेंट्री को वैल्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. अब इन्वेंट्री को वैल्यू किस दिन करना चाहिए? ऑब्वियसली आप बोलोगे सर जब हम ईयर एंड करेंगे तब. तो आपने क्या करना चाहिए, आपने जब बैलेंस शीट बनाते हो, नॉर्मली 31 मार्च की, तो 31 मार्च में आपने इन्वेंट्री यहां पे वैल्यू करना चाहिए, दैट इज स्टॉक वैल्यू करना चाहिए. बराबर, तो ये वैल्यूएशन 31 मार्च को होना चाहिए. बराबर, बट प्रॉब्लम ये होती है कि 31 मार्च की जगह आप लोग जब स्टॉक करना शुरू करते हो, तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग स्टॉक करते करते जब आप एक्चुअल में गिनना शुरू करते हैं स्टॉक, तो आपके स्टॉक गिनते गिनते शायद 10 तारीख हो जाए, 10 अप्रैल आ जाए. तो आपको स्टॉक तो 10 अप्रैल का मिलेगा, बट आपको स्टॉक तो 31 मार्च का चाहिए. तो इसके बीच में जो डिफरेंस है, तो आपको क्या करना पड़ता है, बेसिकली जो सजेस्टेड है एक्चुअल में, ये 10 दिन का आप ट्रेडिंग अकाउंट बना लीजिए, क्योंकि ये 10 दिन आपका बिजनेस बंद तो नहीं रहेगा ना. ये 10 दिन ऑब्वियसली आप बिजनेस करोगे, तो ये 10 दिन का आपने ट्रेडिंग बना लेना चाहिए. ठीक है, अब 10 दिन का कब से कब तक? तो ऑब्वियसली 31 मार्च से लेके 10 अप्रैल तक आपने बना लेना चाहिए. राइट, अब 10 अप्रैल का स्टॉक कौन सा माना जाएगा आपका? 10 अप्रैल का स्टॉक, तो ऑब्वियसली अगर आप 10 अप्रैल बोलोगे तो आपका क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, क्योंकि 31 मार्च ओपनिंग रहेगा आपका और 10 अप्रैल आपका क्लोजिंग रहेगा. तो बेटा करना यह है कि ये 10 दिन के आपको डिटेल्स दिए रहेंगे, आपको सिर्फ ट्रेडिंग बेस्ड क्वेश्चन लेना है. फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि आपका 31 मार्च 2021 के दिन आपको स्टॉक चाहिए, बट जब आप एक्चुअल गिनती करने गए तो गिनती करते करते 10 अप्रैल हो गया, 10 अप्रैल 21, और इस दिन आपको स्टॉक मिला 40,000 का. अब सीधी बात है ना, ये 10 दिन में आपने बिजनेस बंद तो नहीं किया होगा कि नहीं मेरा स्टॉक टेकिंग नहीं होगा तो मैं बिजनेस बंद कर दूंगा, मैं बिजनेस नहीं करूंगा. ऑब्वियसली आप लोग बिजनेस करोगे, तो ये बिजनेस करने के लिए ये 10 दिन में आपने परचेज भी किया होगा, आपने सेल भी किया होगा, और आपने इस पे कुछ कमाया भी होगा, जीपी भी कमाया होगा. अब ये 10 अप्रैल का जो आपका स्टॉक है, आपको स्टॉक कब का चाहिए? 31 मार्च का, बिकॉज 10 अप्रैल का स्टॉक नहीं चाहिए. आप गिनती करते करते आगे आपको और पीछे जाना पड़ेगा. तो पीछे कैसे जाए? एक सिंपल सा तरीका है बेटा, अगर आपको इजी तरह समझना है तो एक ट्रेडिंग अकाउंट बना लो. बस ट्रेडिंग कहां से कहां तक बेटा? 31 मार्च से 10 अप्रैल तक. अब आपको ये तो समझ में आ रहा है कि 31 मार्च का कहलाएगा ओपनिंग और 10 अप्रैल का कहलाएगा क्लोजिंग. क्लियर? एग्जाम्पल पकड़ते हैं कि आप लोगों ने ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाया,
ये आपने ट्रेडिंग बनाया, तो ओपनिंग स्टॉक आपको निकालना है क्योंकि ओपनिंग स्टॉक आपका 31 मार्च का रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया है 40,000। बेटा बाकी सारी डिटेल्स आपको दी रहेगी, जैसे इस 10 दिन में परचेस कितना हुआ, मान लीजिए इस 10 दिन में परचेस हुआ 1 लाख रुपीस, सेल हुआ इस 10 दिन में, सेल मान लीजिए 2 लाख रुपए एग्जाम्पल, और 10,000 का सेल्स रिटर्न भी था, तो सेल्स रिटर्न यहां से माइनस हो जाएगा, आपका आ गया ये आंसर 190। ठीक है, 190 आपका ये आ गया। जीपी रेट भी आपको दिया रहेगा, जीपी रेट भी आपको दिया रहेगा, मान लीजिए 20%, तो 190 का 20% कितना होता है 38,000, तो ये हो गया आपका जीपी 38,000। बस आपको ये स्टॉक निकालना है, ये स्टॉक निकालना है, तो ये स्टॉक कितना हो गया आपका, तो ये आ गया 190 एड 40,000 लेस 1 लाख लेस 38,000, सो दिस विल गिव यू 92,000 एज योर स्टॉक। बस आपका यही काम था बेटा, आपको 31 मार्च का स्टॉक चाहिए था ना, 31 मार्च आपने निकाल लिया 92,000, बस वही काम था आपका। अब हो सकता है ऐसा एक केस है, दूसरा केस पॉसिबल है। दूसरा केस क्या पॉसिबल है कि आपको अब सबक तो मिल गया कि बॉस हम जब स्टॉक टेकिंग गिनती करते हैं हम एक दिन में गिनती नहीं कर सकते, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू काउंट। इस बार आपने क्या किया, नेक्स्ट ईयर के लिए आपने जल्दी काउंट करना शुरू कर दिया, जल्दी काउंट किया, तो जल्दी काउंट करते करते आपको चाहिए था 31 मार्च का स्टॉक, 31 मार्च, लेकिन आपने 23 मार्च को स्टॉक निकाल के रख दिया, आपको पूरा स्टॉक मिल गया। अब ये 23 तारीख को आप बंद कर दोगे क्या बिजनेस? नहीं, क्योंकि ये 23 तारीख से 31 मार्च तक आपको जाना है ना। आपके पास 23 तारीख का स्टॉक आपने गिनती करके रख लिया, इस बार आपने क्या किया 10 तारीख से गिनती करना शुरू कर, और 23 तारीख को आपने प्रॉपर गिनती कर ली। अब 23 तारीख का स्टॉक तो है आपके पास, 23 मार्च का स्टॉक है, लेकिन आपको 23 मार्च का नहीं चाहिए ना, आपको 31 मार्च का चाहिए, तो आप क्या करोगे, फिर से इतने पीरियड का ट्रेडिंग बना लो, इतने पीरियड का। अब इतने पीरियड का ट्रेडिंग बनाऊंगा, अब आपको ये बात समझ में आ रही है कि 23 मार्च का ओपनिंग कहलाएगा, आपको क्या चाहिए 31 मार्च का स्टॉक, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। बस इतना ही फर्क है। अगेन ये 8 दिन का जो डिटेल है वो आपको दिया रहेगा, आपको सिर्फ ट्रेडिंग बनाना है। एग्जांपल वही कंटिन्यू करता है, अगर मान लीजिए इस दिन आपका स्टॉक 40,000 था, इस दिन आपका स्टॉक 40,000 था, तो आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया 40,000। बेटा इस 8 दिन में अगर आपको परचेज दिया जाएगा 1 लाख रुपए, तो आप लिखोगे 1 लाख रुपए। अगर आपको सेल दिया जाता है 2 लाख रुपए, तो आप लिखोगे सेल 2 लाख रुपए। रिटर्न्स रहेगा तो ऑब्वियसली रिटर्न्स माइनस करोगे। जीपी आपको दिया था 20% ऑन सेल्स, तो 2 लाख का 20% विल कम टू 40,000। ठीक है, और यहां पे कुछ आपके एक्सपेंसेस भी दिए गए थे। एक्सपेंसेस एग्जांपल लेते हैं, आपके मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस थे। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस केम टू 30,000 एग्जांपल ले लेते हैं, तो ये भी आपका डायरेक्ट खर्चा ट्रेडिंग में आना चाहिए। यस, तो उन्होंने क्या किया, ये 8 दिन का आपको डिटेल दिया, चेक करते हैं। तो 40,000 प्लस 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 30,000, तो ये बेटा 2,10,000 माइनस 10,000, तो ये क्या मिल गया आपको स्टॉक कितना 10,000। तो ये चीजें आपको मेंशन करनी रहती हैं। अब आप बोलोगे सर ऐसा तो हमने देखा नहीं, हमारे मॉड्यूल में तो आंसर्स अलग अलग आते हैं, ऐसे ट्रेडिंग अकाउंट तो नहीं बनाया। बेटा ट्रेडिंग अकाउंट बनाया नहीं है, बट आपको ट्रेडिंग अकाउंट एक रफ में बना के आप डायरेक्ट प्रेजेंटेशन कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आपने ये क्वेश्चन कैसे स्टार्ट किया, आपने 92 कैसे निकाला इसके पहले वाले क्वेश्चन में, आप बोलोगे सर हमने पहले क्रेडिट की टोटल की और उसके बाद हमने डेबिट साइड माइनस किया, मतलब हमने पहले ये टोटल किया, उसमें से ये वाला माइनस किया सेकंड वाला पार्ट, और 92,000 आ गया। बस यही चीज को आपको स्टेटमेंट में लिखना है बेटा। जो स्टॉक दिया रहेगा वहां से स्टार्ट करना है। तो कौन सा स्टॉक दिया था, तो आपको स्टॉक दिया था स्टॉक एज ऑन 10th अप्रैल का दिया था, स्टॉक कितना 40,000। बेटा ये 190 क्या है, तो सेल्स लेस रिटर्न है, हाँ, तो आप यहां ऐड करोगे, ऐड सेल्स लेस रिटर्न्स कितना है 1,90,000। ओके, उसके बाद आपने क्या किया, आपने जीपी भी माइनस किया, आपने परचेज भी माइनस किया। तो यहां से हम क्या करेंगे, नॉर्मली हम क्या करते हैं सेल्स में से जीपी माइनस कर लेते हैं, क्योंकि सीओजीएस माइनस करता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हम क्या करेंगे, यहां से जीपी माइनस कर देंगे। जीपी कितना बेटा 38,000, ये माइनस कर दो। उसके बाद परचेज माइनस कर दो और आपका स्टॉक आ गया। तो अगर आप देखोगे 92,000 आ रहा है आपका आंसर। तो 92,000 किस दिन का स्टॉक है, स्टॉक एज ऑन 31 मार्च। तो आपको ये निकालना है। तो लिखते समय आपको आंसर ऐसे करना है। अब अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ बेटा, 11 से लेके बचपन से, जब से आपने अकाउंट सीखे तब से आप ट्रेडिंग बना रहे हो, 11th बनाया, 12th बनाया, फाउंडेशन लेवल्स में कितनी बार ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, तो बस एक ट्रेडिंग अकाउंट है ना। तो आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर पीरियड का ट्रेडिंग अकाउंट बना के आंसर देना है और बाद में स्टेटमेंट में लिखना है। आपको क्या फर्क पड़ रहा है, इजीली तरीका हमने निकाला। आपने 92 कैसे निकाला, क्रेडिट की टोटल करके माइनस डेबिट की टोटल किया, बस मैंने भी वही किया। ओके, दूसरा तरीका देखते हैं बेटा, 10,000 कैसे निकाला। अगर मैं आपको पूछूं तो आप क्या बोलोगे, सर हमने ये चीजें ऐड की पूरी,
उसमें से फिर ये माइनस किया और हमारा आंसर आ गया। तो अभी वही करो, स्टार्ट कहां से अपने 40,000 से किया ना। ये 40,000 किस दिन का स्टॉक है, तो आप बोलोगे सर 23 मार्च का स्टॉक है, तो हम लिखेंगे स्टॉक एज ऑन 31 मार्च कितना 40,000, एड परचेस, एड जीपी, एड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लेस सेल्स विल गिव मी स्टॉक। तो परचेस कितना हो गया 1 लाख, जीपी था 40,000, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस था 30,000 और सेल्स आपने 2 लाख माइनस किया, तो आपका आंसर आ गया 10,000, राइट। तो ये हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज स्टॉक एज ऑन 31 मार्च। आप यहां पे स्टॉक एज ऑन 31 मार्च लिखोगे पूरा सेंटेंस, स्टॉक एज ऑन 31 मार्च। बस आपका मेन काम यही रहेगा, आपको स्टेटमेंट में आंसर देना है, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना। बेटा ट्रेडिंग बनाने से किसी ने रोका नहीं ना आपको, आप रफ में बना सकते हो ना, हार्डली इट टेक्स 2 to 3 मिनट्स ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए। वो भी आपको कहां प्रेजेंट करने बोलते हैं, कहां आपको ओपनिंग परचेस लिखने को, सिर्फ एक टी बनाओ, ओपनिंग परचेस की जगह उनके नंबर्स लिख दो और आप आंसर निकाल लो। अब आपको ये तो समझ में आ रहा है ना, ओपनिंग किसको बोलेंगे, क्लोजिंग किसको बोलेंगे। अगर वो 23 मार्च का स्टॉक देते हैं, आपको 31 मार्च तक जाना है, तो ओपनिंग हो गया 23 मार्च का, 31 मार्च का मतलब क्लोजिंग स्टॉक आपको निकालना है। लेकिन अगर वो आगे निकल जाते हैं, 10 अप्रैल का स्टॉक बताते हैं आपको, तो 10 अप्रैल आगे निकल गया, पीछे आना है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक आपके पास है, ओपनिंग आपने निकालना है। बस ये लेवल में अगर आप चेक करते हो ये लेवल, तो आपको एडलेस क्या करना है, ये तो बहुत इजीली खुद ही मिल जाता है। अब इसके अंदर एक एक्स्ट्रा क्या रहता है, फॉर प्रेजेंटेशन, जो मैंने लिखा है वो बिल्कुल सही है, लेकिन फॉर प्रेजेंटेशन वो क्या बोलता है कि हमको सेल्स में से जीपी अब एक साथ माइनस करके दिया करो। आप क्या किया करो, सेल्स में से जीपी जो आउटर कॉलम रहेगा हमको नेट इफेक्ट देना। तो आप ऐसे मत लिखो कि 190 और वापस 38 माइनस, ऐसा नहीं, आप एक साथ लिख के दो। 190 माइनस 38 कितना होता है, ये होता है 1,52,000। तो आप हमें ये क्या करो, ये वाला इनर कॉलम लिख के आउटर कॉलम 152 लिख के दो, बस ये हमारा काम रहेगा। अलग इसमें भी यही करेंगे हम। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है, तो प्रेजेंट ऐसे करना है बेटा कि आप लिखोगे स्टॉक एज ऑन 23 मार्च कितना है 40,000, उसके बाद एड परचेस 1 लाख, ये सही किया। एड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 30,000, ये भी सही किया। प्रॉब्लम इज मैंने आपको जीपी अलग से बताया यहां पे और सेल्स अलग से माइनस किया। मैं आपको बोल रहा हूं बेटा जीपी और सेल्स एक साथ फिगर आना चाहिए। तो जब आप सेल्स माइनस करोगे यहां पे सेल्स, तो इसका कॉस्ट माइनस होना चाहिए, मतलब यहां से आप जीपी माइनस करोगे। तो सेल्स था आपका 2 लाख रुपए और जीपी था आपका 40,000 रुपए। आपको ये माइनस करना है, प्रेजेंटेशन ऐसे करना पड़ता है कि सेल्स में से आप जीपी माइनस करते हो, अलग से जीपी नहीं बता के सेल्स में माइनस करो, बात एक ही है, क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी जीपी ऑपोजिट साइड में रहता है ना आपका, सेल्स क्रेडिट में रहता है, जीपी ऑपोजिट साइड में रहता है। तो बस आपको सेल्स का नेट इफेक्ट देना पड़ता है, कॉस्ट देना पड़ता है, आपको वहां पे कॉस्ट देना है, इसलिए आपको जीपी अलग से नहीं करेंगे। ऑल्दो आंसर सेम रहेगा, बट क्योंकि प्रेजेंटेशन करना है तो आपको इस तरह सॉल्व करना पड़ता है। तो यहां का टोटल आएगा 160 और अभी भी आप आंसर देखोगे तो आंसर 10,000 ही आएगा आपका, एंड विच इज नथिंग बट द स्टॉक एज ऑन 31 मार्च। तो विद दिस मेरे ख्याल से आपके ये बेसिक क्लियर हो गई कि आपको क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है, राइट। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि आपके एडवांस प्रॉब्लम्स क्या क्या रहने वाले हैं। बेटा एडवांस में आपको एक क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, तो एक रहता है बेटा जिसमें हम राइट ऑफ करते हैं। कुछ आइटम्स ऐसे रहते हैं जो हमारे पास अभी भी स्टॉक में है लेकिन उनकी वैल्यू कुछ कम हो गई है। तो ऑब्वियसली अगर आप सीखोगे, आपको 11 से एक चीज सिखाई जाती है, कॉस्ट और एनआरवी या मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, ये सिखाया जाता है, whichever is lower, right? NRV is nothing but the आपका net realizable value. Net realizable value कैसे आता है, expected selling price minus expected selling expenses दिया रहेगा, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। बेटा अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा कॉस्ट है 100 रुपीज और NRV 80 है, तो आपने वैल्यू किस पे करना चाहिए, आप तुरंत बोलोगे सर 80 पे वैल्यू करना चाहिए, क्योंकि हमने सीखा है whichever is lower। 11 से सीखते हैं हमको फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक का ही रहता था और वो हमेशा ये बोलते थे कॉस्ट और मार्केट प्राइस whichever is lower। तो मैं वही बोल रहा हूँ कॉस्ट और एनआरवी whichever is lower, तो आप बोलोगे 80 रुपीज। बेटा 80 पे वैल्यू करना है ना, तो इसमें आप बोल सकते हो 20 रुपए नुकसान हो आपका, मतलब 20 रुपए से वैल्यू कम करनी है, हाँ तो कम कर दो बेटा 20 रुपए, बस इतना ही फर्क है। मतलब अगर किसी चीज का आपका कॉस्ट है 10,000 रुपए, ठीक है, और अगर आप उसको बोल रहे हो कि नहीं आज की तारीख में उसको मैं बेच सकता हूं सिर्फ 7,000 में, बेचा नहीं है, मैं बेच सकता हूं बोला मैंने, डिड आई सोल्ड, नो मैंने सेल नहीं किया, मैंने आपको सिर्फ ये बोला कि आप कितने में बेच सकते हो, तो मैं बेच सकता हूं 7,000 में। तो कहने से बेटा मेरी 3,000 की वैल्यू कम हो गई, हाँ तो 3,000 कम कर दो, लेस 3,000 कर दो स्टॉक में से, बस इतना ही करना है आपको, राइट। दूसरा जो पॉइंट है आपका वो है एबनॉर्मल आइटम। एबनॉर्मल, अब एबनॉर्मल किसको बोलते हैं बेटा, नॉर्मली आपके जो बुक्स में क्वेश्चन है एबनॉर्मल इज वो प्राइस या वो स्टॉक जिसको हम नॉर्मल प्राइस पे नहीं बेचते हैं, एबनॉर्मल प्राइस पे बेचते हैं, उसको एबनॉर्मल। फॉर एग्जांपल बेटा मैं एकदम समझाने की कोशिश करता हूं एबनॉर्मल का एग्जैक्ट मतलब क्या रहता है।
मैंने 2 यूनिट्स परचेस किए, 2 यूनिट्स परचेस किए बेटा, ओपनिंग नहीं था मेरे पास, कुछ भी नहीं था, क्लोजिंग में कुछ नहीं था। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि एबनॉर्मल आइटम क्या है। मैंने एबनॉर्मल आइटम को सेल किया है, बेच दिया मैंने। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मेरे पास रखा है मैंने। ऊपर मैंने क्या कहा था, 10,000 था जिसको मैंने 3,000 राइट ऑफ किया। 3,000 राइट ऑफ किया क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो गई, 3,000 मैंने कम कर दिया। स्टॉक अभी भी है ना मेरे पास, हाँ। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, दूसरा केस कि एबनॉर्मल आइटम था जिसको मैं बेच चुका हूं, ऑलरेडी सोल्ड, आई हैवंट केप्ट इट विथ मी। प्रॉब्लम क्या थी मैं आपको बताता हूं। तो मैंने यहां पे ओपनिंग स्टॉक था मेरा, मान लीजिए 10,000, परचेस था मेरा एग्जांपल 30,000, सेल्स था मेरा 40,000 और क्लोजिंग स्टॉक था मेरा 15,000। तो जीपी कितना आया, तो आप बोलोगे सर 40 प्लस 15, ये 15,000 ना। 55 माइनस 40 विल गिव मी 15,000। तो आप बोलोगे सर जीपी आया 15,000, राइट। अब ये था पिछले साल की इंफॉर्मेशन। अगले साल की अगर मैं इंफॉर्मेशन पे आऊं, अगले साल की इंफॉर्मेशन पे, तो हुआ क्या था कि इस 15,000 में एक ऐसा आइटम था जिसको मैंने राइट ऑफ किया था 2,000 पे, क्योंकि वो वैल्यू कम थी। एक एग्जांपल मान लेते हैं कि इसके अंदर 3 आइटम्स थे, 3 आइटम्स 5,000 के 3 आइटम्स थे, 5,000 इंटू 3, तो मेरा स्टॉक था 15,000। बट प्रॉब्लम थी कि ये 5,000 में से 2 अच्छे यूनिट्स थे, 5,000 5,000, और एक यूनिट जो था उसकी वैल्यू कम हो गई थी क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो गया था। वट एवर रीजन इज, या फिर वो ठीक आइटम नहीं था, या डिस्ट्रॉय हो गया था, या उसकी मार्केट वैल्यू गिर गई थी, तो उसकी वैल्यू हमने 3,000 पकड़ी। मतलब हमने क्या किया, तो कहने से मैंने 2,000 राइट ऑफ कर दिया। यस, आई रोट ऑफ 2,000। तो अब मैंने वैल्यू कितनी पकड़ा इसकी बेटा, 15,000 नहीं, मैंने इसकी वैल्यू कितनी पकड़ा, 13,000, राइट। ऑब्वियसली आपका पिछले साल का जीपी चेंज होगा, बट मैं पिछले साल में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं इस साल में इंटरेस्टेड हूं। ये पिछले साल स्टॉक में था। अब प्रॉब्लम ये है कि वो आपको क्वेश्चन कैसे देंगे, आपको बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक यहां पे 13,000 आएगा, सीधी बात है ना, पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बनेगा, राइट। और फिर वो आपको बोलेंगे कि मेरा परचेस था इस साल में 40,000, एग्जाम्पल ले रहा हूं, और मेरा सेल था इस साल में 70,000, और आपका जीपी उन्होंने आपको दिया है कि जीपी नॉर्मली 20% ऑन सेल्स है, ये आपको दिया है बेटा। ये मैंने आपको सिर्फ पिछले साल की इंफॉर्मेशन ऐसे ही दिया आपको एग्जांपल समझाने के लिए। मैं आपको बोल रहा हूं कि 20% ऑन सेल्स वो कमाता है, तो 20% आप बोलोगे सर 70,000 का 20% सीधे सीधे 14,000 रुपए होता है, लिख दो आप 14,000, राइट। आप ऐसा बोलोगे, आपके माइंड में ही रहेगा। एक परचेस का अमाउंट थोड़ा बढ़ा देता है, परचेस 60 कर देता है, ठीक है। तो आपके माइंड में यह आएगा कि सर 70,000 का सीधा सीधे जीपी कर दो, 20% डाल दो 14,000 और फिर क्लोजिंग स्टॉक निकाल लो। बट ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि उन्होंने सेंटेंस दिया है कि एन आइटम ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ विच was 5,000 was written off by 2,000 last year। पिछले साल एक 5,000 का आइटम था जिसको आपने 2,000 राइट ऑफ कर लिया, मतलब वैल्यू कितनी बची, 3,000। was sold during the year for rupees 3,500। अब सोचो क्या हुआ, आपने बेचा कितने में, तो आप बोलोगे सर 3,500 में बेचा, वो क्लियरली इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 3,500। अब किया क्या है बेटा आपने, तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये 3,500 बेचा, तो क्या ये सेल किया आपने, आप बोलोगे हाँ, तो बेटा ये 70,000 में है ना ये, क्योंकि आपने कुछ नॉर्मल बेचा है, कुछ एबनॉर्मल बेचा है, तो सबसे पहले आपको इसका बंटवारा करना है। हो सकता है इस पे आप प्रॉफिट कमाओ, हो सकता है आप इस पे ज्यादा कमाओ, हो सकता है कम कमाओ, तो इसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल आइटम। आपको करना क्या है बेटा, 70,000 के 2 बंटवारे करना है, 70,000 के 2 बंटवारे करने। बंटवारे करने के मतलब क्या है कि यहां पे आप करोगे 3,500 एक, और दूसरा क्या करोगे आप 66,500। अब मैं आपको पूछ रहा हूं वापस से कि बेटा क्या ये 3,500 पे आपने 20% कमाया, आप बोलोगे नहीं सर हमने तो सिर्फ 500 रुपए कमाया। 500 कैसे बेटा, 5,000 की चीज थी, 2,000 तो आप राइट ऑफ कर चुके हो ना, मतलब आपके लिए आज की वैल्यू कितनी है उसकी, आप बोलोगे यार 3,000 है मेरे लिए वैल्यू, 3,000। उसको कितने में बेचा आपने, 3,500 में। प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, आप बोलोगे सर प्रॉफिट हुआ, कितना, 500 रुपए। यस। अब अगर मैं आपको बोलूं बेटा ये 66,500 पे कितना कमाया, आप बोलोगे सर वो तो परसेंटेज दिया है ना 20%, 20% कमाता हूं। इसका मतलब आप सारे गुड्स पे 20% नहीं कमाते हो। एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसपे आपने 20% नहीं कमाया, हो सकता है इस पे लॉस भी करते। अगर वो बोलते कि इसको आपने 2800 में बेचा, तो आप बोलोगे सर 3,000 की चीज मैंने 2800 में बेचा, 200 लॉस हो गया। यस पॉसिबल।
हो सकता है प्रॉफिट हो सकता है लॉस हो, तो इसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल आइटम, उसको अलग करो। बेटा बाकी सब पे तो कमाया होगा ना आपने, तो बस आपको अलग अलग करना रहता है, नॉर्मल एबनॉर्मल, तो अलग अलग कर दो। 70 में से 66,500 माइनस करेंगे, सॉरी, तो 66,500 आ गया आपका, इस पे 20% आपने कमाया 20%, तो आपने 20% कमाया कितना 13,300। बेटा अगर मैं आपको पूछूं अभी नेट कितना कमाया, तो आप बोलोगे 13,300 प्लस 500 कितना कमाया 13,800। बस हो गया आपको क्वेश्चन। तो बेटा जीपी आ गया आपका 13,800, तो ये निकालना है आपको स्टॉक। दिस इज द ओनली केस। तो मतलब आपको करना क्या रहता है बेटा कि एबनॉर्मल आइटम को सिर्फ साइड करना रहता है जीपी प्रॉपर करने के लिए। बेचा है ना, इसके पहले वाला केस क्या था, मैंने बोला स्टॉक मेरे पास है तो सिर्फ उतना जो भी डिफरेंस रहेगा उतना कम करो। लेकिन सेकंड केस में क्या बोल रहा हूं, मैंने आपको बोल दिया बेच दिया, तो बेटा जो बेच दिया आपने ऑब्वियसली उस पर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा जो भी होगा, बट नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है। नॉर्मली भी 20% कमाता हूं, उस पर 20% कमाया क्या नहीं, तो बेटा उसको अलग से ट्रीट करो, बस फर्क इतना ही है। तो अब बताओ 70,000 माइनस 13,000 माइनस 60,000 माइनस 13,800, दिस विल गिव यू 16,800, तो आपका 16,800 का स्टॉक आ गया। बस इतना ही फर्क है आपका। तो आपको करना क्या है बेटा, सिर्फ एबनॉर्मल आइटम अगर सेल किया है आपने तो उसको सेपरेट करना, नॉर्मल एबनॉर्मल, एबनॉर्मल पे प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। अब इसको वैरायटी देने के लिए क्या कर सकते हैं, वो आपको क्या देंगे, वो आपको सेंटेंस क्या देंगे, दे विल गिव यू द सेंटेंस एन आइटम ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ व्हिच वाज 5,000 वाज रिटन ऑफ बाय 2,000 लास्ट ईयर, मतलब आपकी वैल्यू कितनी होगी 3,000, was sold during the year at a profit of 200। Now what do you mean by at a profit of 200, मतलब उस पे 200 का प्रॉफिट बताओ बेटा, 3,000 की चीज 200 प्रॉफिट हो, मतलब सेल वैल्यू कितनी होगी 3,200, तो सेल वैल्यू 3,200। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे यही है, बच्चे वहां पे 3,000 माइनस करते हैं, नहीं बेटा 70,000 आपका सेल था, सेल कितना हुआ एबनॉर्मल आइटम का 3,200, तो बाकी का 66,800 वाज नॉर्मल। दूसरा क्वेश्चन, वो आपको क्या रेट देंगे, was sold during the year at a loss of rupees 500, मतलब कितने में बेचा आपने, बेटा ऐसे रेट में बेचो कि 500 नुकसान हो, वैल्यू कितनी है आपकी आज की 3,000, बेटा 3,000 की चीज 500 नुकसान मतलब कितने में सेल किया आपने, सीधी बात है इसका सेल वैल्यू आ गया 2,500। 3,000 की चीज अगर आप 2,500 में बेचोगे तो 500 का लॉस होगा, यस, तो वो 500 रुपए जो लॉस हुआ आपका, इसका मतलब सेल कितना किया आपने 2,500 का, तो इसको डिवाइड करो 2,500 में और बाकी 67,500 पे प्रॉफिट कमाओ 20%। तो बस इस तरह आपको सेपरेट करना है। तो विद दिस हम दो क्वेश्चंस अभी ऑन द स्पॉट सॉल्व करेंगे, चेक करते हैं कैसे किया। So here is the question. First one, a trader prepared his accounts on 31st March every year. Due to some unavoidable reasons, no inventory taking could be possible till 15th April। मतलब उसने स्टॉक कब निकाला 15 अप्रैल को, पहले क्या है आगे चला गया बेटा, आगे चला गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा 31st मार्च से 15th अप्रैल का स्टॉक बनाना पड़ेगा, राइट, ट्रेडिंग का बनाना पड़ेगा। On which date the total cost of goods in his godown came to 12,50,000। बेटा ये स्टॉक कब का है 15 अप्रैल का। अगर मैं आपको एकदम रेगुलर इंफॉर्मेशन पूछूं तो आप बोलोगे सर ये ट्रेडिंग अकाउंट है हमारा, ये स्टॉक दिया है आपको, स्टॉक कितना दिया है 12,50,000। ये स्टॉक कब से कब तक बेटा 31st मार्च से लेके टिल 15th अप्रैल, तो 15 अप्रैल का क्लोजिंग स्टॉक हो गया, हाँ 12,50,000 आगे। द फॉलोइंग फैक्ट्स वर एस्टैब्लिश्ड ऑन 31st मार्च एंड 15th अप्रैल बिटवीन सेल्स वाज 10,25,000 इंक्लूडिंग कैश सेल्स। बेटा ये इंक्लूडिंग कैश सेल्स तो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है, आप याद करो ट्रेडिंग में आप कौन सा सेल लेते हो, कैश वाला या क्रेडिट वाला, आप बोलोगे सर कैश क्रेडिट दोनों लेते हैं ना, टोटल लेते हैं, यस टोटल लो ना बेटा, इंक्लूडिंग बोला है उसने, तो सेल कितना है 10,25,000, तो बेटा मैं सेल लिखूंगा यहाँ पे 10,25,000, सेल्स 10,25,000, यस। उसके बाद आपका सेल्स रिटर्न है, सॉरी परचेज है 125,850, तो परचेज लिखेंगे हम यहाँ पे, परचेज लिखेंगे 125,850। उसके बाद दिया है आपको सेल्स रिटर्न, बेटा सेल्स रिटर्न यहां से माइनस होता है, लेस सेल्स रिटर्न 25,000, तो आउट ऑफ कॉलम हो गया आपका 10 लाख, ठीक है 10 लाख। उसके बाद आफ्टर इन्वेंट्री, अब अगर आप ये देखोगे ये दोनों एबनॉर्मल आइटम्स है तो इनको हटा दो, इनको बाद में डील करते हैं। मुझे बताओ आपका स्टॉक कितना है यहाँ पे, तो आप बोलोगे सर जीपी रेट दिया है क्या, तो जीपी रेट ढूंढना पड़ेगा, चलो देखते हैं जीपी रेट दिया है क्या। लास्ट सेंटेंस देखो क्या दिया है, गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स, मिल गया प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स, सीधे सीधे 20% निकालो। बेटा सेल्स कितना है 10, 25 या 10, तो आप बोलोगे सर आउटो कॉलम जो रहता है उसका, आउटो कॉलम कितना है यहाँ पे, आउटो कॉलम इज 10 लाख रुपए, तो 10 लाख का 20 टका कितना होता है, 10 लाख का 20 टका 2 लाख, यस
तो बेटा ये हो गया 2 लाख रुपए, तो मुझे ये स्टॉक निकाल के दो, ये हो गया ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग निकालना है हमें क्योंकि हमें 31 मार्च का स्टॉक चाहिए। देखते हैं, तो बेटा क्रेडिट साइड में आपके 12,50,000 है और 10 लाख है, माइनस 2 लाख माइनस 125,850, तो ये हो गया आपका 1924,150। 1924,150, यस। अब अगर मैं आपको पूछूं कि ये 31 मार्च का स्टॉक हो गया, आप बोलोगे सर बराबर है 1924,150 31 मार्च का स्टॉक है, लेकिन अब आइटम क्या दिया है? फिर देखो उन्होंने क्या दिया है, आफ्टर इन्वेंटरी टेकिंग इट वाज फाउंड दैट देयर वाज सर्टेन स्लो मूविंग items costing rupees 15 to 50 which should be taken at 6 to 50 to ensure the disposal to an interested customer। वो क्या बोल रहे हैं, कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो बहुत स्लो मूविंग है, जिसकी वैल्यू है 15,250, उनकी वैल्यू आपने आज सिर्फ 6,250 कंसिडर करनी चाहिए अगर आपको बेचना है तो। उनकी वैल्यू उन्होंने क्या बोला, शुड बी टेकन एट 6 to 50, मतलब उनकी वैल्यू आपने 6,250 आज कंसिडर करना चाहिए। बेटा 15,250 की चीज अगर आप 6,250 कंसिडर करोगे तो आपका नुकसान हो रहा है ना, कितना नुकसान हो रहा है चेक करो। तो 15 to 50 माइनस 6 to 50 विल गिव यू 9,000। इसका मतलब आपका 9,000 का नुकसान हो रहा है, लास्ट में माइनस करना पड़ेगा 9,000 क्योंकि वो स्लो मूविंग आइटम है। दूसरी बात करते हैं, ड्यू टू हैवी प्रोडक्ट सर्टेन गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 18 due to heavy flood, certain goods costing 18,500 were received from the supplier beyond the delivery date of the customer. As a result, the customer refused to take the delivery and NRV of these goods came out to be 14,700। अब क्या हुआ बेटा, यहां पे ये हम है, ये हमारा एक कस्टमर है, कस्टमर ने हमें ऑर्डर दिया और ऑर्डर कहा कि ये तारीख पे हमें ऑर्डर मिल जाना चाहिए। सीधी बात है, हम मान लीजिए हम पुणे में बैठे हैं, हमने दिल्ली ऑर्डर किया कि भाई दिल्ली से ये मटेरियल मंगाया कि भेज दो ये मटेरियल, 18,500 हमने उसको बोला था भाई 18,500 हमारा कॉस्ट पड़ेगा, हम उसको सेल करेंगे जो भी रेट में आएगा, हम उसको प्रॉफिट लगा के बेचेंगे। हुआ ये था कि सामने सप्लायर के एरिया में यहां पे फ्लड आ गए या फिर बीच में रास्ते में फ्लड हो गए, तो मटेरियल मेरे पास टाइम तक आ नहीं पाया। अब आ नहीं पाया तो कस्टमर ने जवाब दे दिया, कस्टमर बोला मुझे नहीं चाहिए अभी, मेरा मान लीजिए कुछ शादी का मटेरियल था, उसकी शादी भी हो गई, अब थोड़ी मटेरियल लेगा, वो नहीं आ पाया टाइम पे, तो ऑब्वियसली ये हमारे गले पड़ गया। अब हमने कितने मंगाया था, हमने तो मंगाया था 18,500 में, लेकिन उसकी आज की एनआरवी अगर आज वही प्रोडक्ट मैं किसी और को देना चाहूं तो वो बिक रहा है सिर्फ 14,700 में, क्योंकि वो स्पेशल ऑर्डर था। हर कोई नहीं लेता है, स्पेशल हमने ये कस्टमर के लिए कस्टमाइज करवाया था, हर कोई नहीं लेगा। तो सामने वाला एक ऑफर मिल रहा है मुझे, लेकिन वो बोल रहा है मुझे 14,700 में चाहिए। अब इसमें क्या हुआ, हमारा नुकसान हो, बेचा है क्या हमने, नहीं, वो प्रोडक्ट अभी भी हमारे पास है, लेकिन उसकी एनआरवी आज का रेट कितना है 14,700। बेटा कम कर दो फिर, 14,700 माइनस 18,500, तो ये हो गया 3,800, ये भी नुकसान हो गया। हाँ, तो ये 3,800 भी माइनस कर लो, ये 3,800 भी माइनस कर लो, मतलब क्या आपका स्टॉक कितना आया था 1924,150, ऊपर निकाला ना 1924,150, उसमें से आप ये दोनों चीजें माइनस कर दो, लेस 9,000 लेस 3,800, दिस विल गिव 19,11,350 एज योर स्टॉक। तो ये आपका फाइनल स्टॉक है, ये आपका फाइनल आंसर है। अब आप बोलोगे सर आपने ट्रेडिंग बनाया, हमको प्रॉपर आंसर कैसे लिखें? बेटा जो चीज आपने जैसे लिखी है बिल्कुल वैसे ही करना है। आपने बैलेंसिंग फिगर क्या निकाला, आपने 1924 बैलेंसिंग फिगर निकाला, राइट? तो मैं वही चीजें यहां पे लिखना चाहूंगा आपके लिए। फिर से आपने कहां से स्टार्ट किया, आप बोलोगे सर हमने स्टार्ट किया ये 20,50,000 से, तो ये स्टॉक कब का था 15 अप्रैल का, तो आप लिखोगे स्टॉक एज ऑन 15 अप्रैल कितना 12,50,000। फिर आपने क्या किया, ये 10 लाख उसी साइड पे मतलब ऐड किया, ऐड सेल्स लेस रिटर्न्स लेस जीपी, बताया था मैंने जीपी 2 लाख रुपए, तो सेल्स कितना है 10,25,000 लेस 25 लेस 2 लाख जीपी, तो आपका कॉस्ट हो गया टोटल 8 लाख रुपीस जो आपको ऐड करना है, बराबर। उसके बाद लेस वाले कौन से आइटम्स है, लेस परचेज कितना 1,25,850, ये लेस करना है, यस बेटा ये दो चीजें भी लेस करनी है ना, यस। तो लेस स्लो मूविंग आइटम उस पर कितना रिड्यूस हुआ 9,000 पे लॉस हुआ। उसके बाद लेस वो फ्लड की वजह से हमारा रिडक्शन हुआ, रिडक्शन ड्यू टू फ्लड कितना हुआ 3,800। तो बस आपको ये आंसर लिखना है, अगर आप देखोगे तो आपका आंसर आएगा 19,11,350। ये आपका प्रॉपर हो गया प्रेजेंटेशन, इस तरह आपने सॉल्व करना है। तो कभी भी एबनॉर्मल आइटम्स को ऊपर मिक्स करने की कोशिश मत करो, उसको अलग से ट्रीट करो। अब बोलोगे सर ये 9,000 और 3,800 को मिक्स क्यों नहीं किया आपने ट्रेडिंग में? बेटा एबनॉर्मल आइटम को अलग से ट्रीट करना वो सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। चलो, तो विद दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन है एबनॉर्मल आइटम। अब सेकंड क्वेश्चन जो हम करेंगे वहां पे एबनॉर्मल आइटम लेंगे जहां पे दो अलग अलग रेट्स थे, चेक करते हैं क्या है। From the following information, ascertain the value of stock as on 31st March 2019 and also the profit or loss for the year। ठीक है, प्रॉफिट लॉस को हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल उसने बोला है वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालो 31 मार्च की। वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 1 अप्रैल दिया है, 1 अप्रैल 2018 दिया है और आपको वैल्यू निकालना है 31 मार्च 2019 का। इसका सीधा मतलब है कि आपका
पूरे साल भर का स्टॉक वैल्यू निकालना है, ठीक है। अप्रैल का स्टॉक दिया है बेटा, अगर मैं ट्रेडिंग बनाऊं नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट, तो नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक। तो जो बेसिक चीजें आती है बेटा वो इसके अंदर ले लो आप। तो ओपनिंग दिया है कि आपको, यस ओपनिंग कितना दिया है 12,25,000। उसके बाद परचेज ड्यूरिंग द पीरियड दिया है, परचेज भी दिया है आपको, परचेज कितना दिया है 60,55,000। उसके बाद और क्या दिया है, मैन्युफैक्चरिंग। बेटा मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग का एक्सपेंस है क्या, यस ट्रेडिंग आता है, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस है कितना 12,25,000 अगेन। आगे सेल्स दिया है आपको 91,35,000, तो यहां पे सेल्स आएगा बेटा 91,35,000। और उसके बाद बेटा सेलिंग एक्सपेंस दिया है, ये आपके काम का नहीं है, क्यों, ये पीएनएल का आइटम है। एडमिन एक्सपेंस दिया पीएनएल का आइटम है। फाइनेंशियल चार्जेस दिया पीएनएल का आइटम है, ये ट्रेडिंग का आइटम ही नहीं है, छोड़ दो। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018, बेटा 18 मतलब कब की बात कर रहा है वो, ओपनिंग की बात कर रहा है। 31 मार्च 18 मतलब 1 अप्रैल 2018, ये ओपनिंग की बात कर रहा है। A sum of rupees 1,05,000 was written off on a particular item whose original cost was 3,50,000 and was sold for 2,80,000, बेच चुका है। But for the above transaction the GP earned during the year was 25% on cost। अब वो क्या बोल रहा है बेटा, आपका जो टोटल सेल्स था, ये आ गया एबनॉर्मल आइटम। आपको पिछले साल क्या किया उसने कि 1,05,000 राइट ऑफ किया उसने, किसमें से, ओरिजिनल परचेस कितना था 3.5 लाख रुपए। बेटा ओरिजिनल कितना कॉस्ट था उसका 3.5 लाख रुपए, कितना राइट ऑफ किया आपने उसको 1,05,000, तो आपके लिए वैल्यू कितनी हो गई, आप बोलोगे सर 2,45,000 हो गई। क्या इसको आपने बेचा, आप बोलोगे हाँ सर बेचा ना, मैं कितने में बेचा बेटा 2,80,000 में। तो इसको सेल किया आपने, सेल किया 280 में, प्रॉफिट कितना हुआ, आप बोलोगे सर प्रॉफिट हुआ 35,000 का, बराबर, यस बेटा। बाकी भी तो कमाया होगा ना आपने। अब ये हो गया एबनॉर्मल आइटम। बेटा सेल, टोटल सेल्स कितना था, आप बोलोगे सर 91,35,000, तो 91,35 के आपको बंटवारे करने की बारी आ गई नॉर्मल एंड एबनॉर्मल में। ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया एबनॉर्मल। एबनॉर्मल में क्या लोगे आप, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर वो 2.5 लाख था या वो 5 लाख था, जो भी अमाउंट था, तो यहाँ पे 3.5 लाख का कोई अमाउंट नहीं, 1,05,000 का कोई अमाउंट नहीं। आपने बेचा कितने में वो वैल्यू को साइड करना है। बेचा कितने में 280 में, तो बेटा मैंने बेचा 280 में, तो एबनॉर्मल साइड होगा 280 एट द प्राइस विच यू सोल्ड, क्योंकि हम सेल वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं, टोटल सेल। हमें क्या चाहिए, प्रॉपर प्रॉफिट चाहिए। उसने ये बोला है कि 25% ऑन कॉस्ट कमाते हो। अब आपको ये भी मालूम है 25% ऑन कॉस्ट मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट इज 1/5 ऑन सेल्स, मतलब 20% ऑन सेल्स हो गया। ये रिलेशन सबको आता है, राइट। तो 20% ऑन सेल्स का रिलेशन है। अब मैंने 20% पूरे पे नहीं कमाया ना 9135 पे, मैंने किस पे कमाया, नॉर्मल और एबनॉर्मल अलग अलग है। ये 280 पे मैंने 20% नहीं कमाया, क्योंकि 280 पे मैंने कितना कमाया, प्रॉफिट कितना हुआ, आप बोलोगे सर 35,000 कमाया, बराबर है, प्रॉफिट 35,000 कमाया। इस पे जो बाकी बचा, बाकी कितना बचा 9135 में से जो 2,80,000 था उसको हटा के अगर मैं देखूं तो ये आता है 88,55,000, राइट, 88,50,000। इसमें से आप क्या, इसमें से आप प्रॉफिट निकालोगे, कितना प्रॉफिट आएगा 20%, तो इंटू 20%, तो ये आ गया 17,71,000, 17,71,000। अगर आप टोटल प्रॉफिट देखोगे, टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है प्लस 35,000, तो ये होगा 18,06,000। दैट्स इट, यू आर डन विद द क्वेश्चन। तो आपका जीपी कितना आया बेटा, जीपी आया 18,06,000। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया कितना, तो आप बोलोगे सर 18,06,000 डेबिट में है, प्लस 12,25,000 डेबिट में है, प्लस 60,55,000 डेबिट में है, प्लस 12,25,000 डेबिट में है, माइनस 9135। तो योर स्टॉक केम आउट टू बी 11,76,000। दिस इज योर आंसर। इसके पहले वाले क्वेश्चन में 2 आइटम्स राइट ऑफ किए थे हमने सेल नहीं किया था, उसको सिर्फ राइट ऑफ किया था। इस बार मैंने प्रॉपर सेल कर दिया बेटा, सेल किया तो सेल वैल्यू माइनस होगी, आपको सिर्फ जीपी अलग अलग निकालना है, दैट इज इट। अगर आप ऐसे भी प्रेजेंट करोगे ना वर्किंग नोट तो भी चलेगा। नॉर्मल, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल पे मैंने 35,000 कमाया और नॉर्मल पे मैंने 17,71,000, मतलब टोटल मैंने कमाया 18,06,000। अब बोलोगे सर इसका प्रेजेंटेशन, तो बेटा प्रेजेंटेशन बहुत सिंपल है। स्टार्ट कहां से करना है, 12,25,000 से। ऐड परचेजेस, ऐड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, ऐड 18,6 कर सकता हूं, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, ऐसे नहीं लिखना। आप क्या करोगे, लेस सेल्स, उसमें से जीपी माइनस करोगे, मतलब इसका नेट इफेक्ट यहां दोगे और जो बचेगा वो आपका फाइनल स्टॉक रहेगा। दिस इज योर स्टॉक, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब ये 2 हो गए आपके बेसिक क्वेश्चंस। बेटा थर्ड क्वेश्चन पे अब यहां पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टार्ट होगा, फिजिकल वेरिफिकेशन। बेटा फिजिकल वेरिफिकेशन क्या रहता है और एज पर बुक्स क्या रहता है, मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा। मेरा बिजनेस है, ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा ऑफिस है, मैं यहां बैठता हूं। अब मेरा बिजनेस काफी बड़ा है और सीधी बात है मैं मेरा दिमाग लगाता हूं। अकाउंट्स डिपार्टमेंट मैं नहीं करूंगा, ना ही मैं मेरा गोडाउन संभालूंगा।
तो यहां पे मेरा ऑफिस है, मैं सिर्फ दिमाग लगाने वाला काम करता हूं, मैं सिर्फ बिजनेस करता हूं। ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट देखेगा कि मेरे परचेज सेल के रिकॉर्ड्स क्या हैं और मेरे गोडाउन में कितना माल पड़ा है, ये मेरा स्टोर मैनेजर करेगा। मतलब दो चीजें आती हैं, एक एज पर बुक्स, एक मेरा रहता है अकाउंटेंट और एक रहता है मेरा एक्चुअल गोडाउन जिसको बोलते हैं स्टोर्स डिपार्टमेंट, राइट। तो यहां पे एक बंदा है जो मेरा स्टोर्स मैनेजर रहेगा, और ये यहां पे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में अकाउंटेंट रहेगा। अब आइडियली क्या होगा, मैं साल के एंड में बुलाऊंगा, दोनों को बुलाऊंगा, यहाँ पे जो अकाउंटेंट है उसको बुलाऊंगा और स्टोर मैनेजर को बुलाऊंगा। अकाउंटेंट अगर बोल रहा है कि सर मेरे हिसाब से 5 लाख का स्टॉक गोडाउन पे होना चाहिए, और अगर स्टोर मैनेजर भी बोल रहा है कि मेरे हिसाब से 5 लाख रुपए का गोडाउन पे माल है, तो फिर तो बिल्कुल सही है, दोनों सही बोल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम कब आती है, जब अकाउंटेंट बोलता है सर मेरे हिसाब से 5 लाख का मटेरियल गोडाउन पे रहना चाहिए, लेकिन स्टोर्स मैनेजर क्या बोल रहा है, सर मेरे पास तो सिर्फ 3 लाख का मटेरियल पड़ा है, ऐसे कैसे 5 लाख आ गए, मेरे पास तो 3 लाख। तो सबसे पहले माइंड में क्या आता है, सर 2 लाख की चोरी होगी? नहीं, चोरी नहीं हुई। देयर कैन बी सम मोर रीजंस टू इट। क्या हो सकता है? तो अब सोचो बेटा, स्टोर मैनेजर कब एंट्री करेगा और अकाउंटेंट कब एंट्री करेगा? तो अकाउंटेंट कब एंट्री करता है, तो एक सिंपल सा रीजन है। मान लीजिए 5 लाख का, अब मेरा ऑफिस है, मैंने परचेस किया 10/3 को, मैंने परचेस किया, मैंने एक ऑर्डर दिया फोन पे कि भाई इतना मटेरियल भेज दो, ठीक है, 10 तारीख को। सामने वाली पार्टी एकदम इमीडिएट बिल नहीं भेजती है, बिल भेजा उसने 15 मार्च को। तो अकाउंटेंट एंट्री कब करेगा? अकाउंटेंट माल आने के बाद या बिल आने के बाद? आप बोलोगे सर जैसे बिल आएगा अकाउंटेंट एंट्री करेगा। अकाउंटेंट को माल से मतलब नहीं है, बिल आ गया तो एंट्री करेगा परचेस की। तो उसने क्या 15 मार्च को एंट्री कर दिया 5 लाख रुपए की, भाई 5 लाख का मटेरियल आ गया। क्या सच में मटेरियल आया? क्या नहीं, मटेरियल आया 20 तारीख को, 20 मार्च को, और मटेरियल से 3 लाख का आया, मटेरियल से 3 लाख का आया, और 2 लाख का अभी आना बाकी है। मैं बोल रहा हूं आना बाकी, आया नहीं है। बेटा अकाउंटेंट ने 5 लाख की एंट्री किया, गलत किया क्या? आप बोलोगे नहीं सर उसको 5 लाख का बिल आ गया ना, क्योंकि सामने वाली पार्टी ने बिल बना के भेज दिया, अकाउंटेंट ने एंट्री किया भाई 5 लाख का परचेस। लेकिन स्टोर मैनेजर भी गलत नहीं है, क्योंकि स्टोर मैनेजर कब एंट्री करेगा? यहां पे वो गेट पे बैठा है और वो बोलेगा जब माल अंदर आएगा तो ही मैं एंट्री करूंगा, नहीं तो नहीं। तो माल कितना आया बेटा? माल आया 3 लाख रुपए का। अगर मटेरियल ही 3 लाख रुपए का आया है तो स्टोर मैनेजर गलत बोल रहा है कि कुछ नहीं, स्टोर मैनेजर बोल रहा है सर मेरे पास तो सिर्फ 3 लाख का मटेरियल आया, 2 लाख का अभी आया नहीं है। सो दिस काउंट्स फॉर रिकंसिलेशन। तो अगर ऑफिस में बैठा हूं, यहां पे अगर मैं दोनों को बुलाता हूं भाई तेरे हिसाब से स्टॉक कितना है मेरे गोडाउन में, तो वो बोल रहा है 5 लाख, लेकिन जो एक्चुअल बोल रहा है वो बोल रहा है 3 लाख रुपए। सो देयर कैन बी डिफरेंस, राइट? देयर कैन बी डिफरेंस, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ रीजंस की डिफरेंस आ रहा है। तो आपको रिकंसिल करना है, जस्ट लाइक योर बीआरएस, जैसे आप कैशबुक और पासबुक को रिकंसिल करते थे बिल्कुल वैसे ही, राइट? तो आपको क्या पूछेंगे? आपको बोलेंगे कि देखो हमें स्टॉक चाहिए 5 लाख और इधर स्टॉक है 3 लाख। अब रीजन जब हम फाइंड करते हैं तो रीजन मिला हमें कि देयर वाज अ डिफरेंस ड्यू टू परचेजेस, द गुड्स वर इन ट्रांजिट। परचेज हो गया लेकिन अब तक मिला नहीं है, द गुड्स आर इन ट्रांजिट। अब आप बोलोगे सर स्टॉक किसका निकालना है, जिसका वो पूछेंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि स्टॉक एज पर बुक्स, मतलब क्या? एज पर अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है? 5 लाख। और अगर आपको यहां से यहां जाना है, 5 लाख से फिजिकल स्टॉक निकालना है कि फिजिकली बताओ मेरे गोडाउन में कितना माल पड़ा है, तो आप बोलोगे सर 3 लाख रुपए। एक स्टॉक आपको दिया रहेगा, दूसरा स्टॉक आपको पता करना है। तो आप बोल रहे हो बुक्स के हिसाब से 5 लाख रुपए, लेकिन फिजिकली 3 लाख रुपए, तो ये 3 लाख कैसे आएगा? आप बोलोगे सर इन ट्रांजिट माइनस कर लो, गुड्स इन ट्रांजिट 2 लाख रुपए माइनस कर लो, तो आपको स्टॉक मिल जाएगा एज पर फिजिकल स्टॉक। तो फिजिकली स्टॉक कितना पड़ा है? तो आप बोलोगे सर 3 लाख रुपए। यस, बराबर है, एकदम बराबर, 3 लाख रुपए बिल्कुल सही है। अच्छा उल्टा आया, सपोज उन्होंने दिया आपको फिजिकल स्टॉक दिया है, आपको दिया है फिजिकल स्टॉक मेरा 3 लाख रुपए, और गुड्स अभी भी रास्ते में, बताओ मैं क्या करूं? अब गुड्स रास्ते में बेटा, क्या ये हमारा ही परचेज है जो हमने परचेज किया अभी तक मिला नहीं है? आप बोलोगे हाँ सर ये वही हमारे परचेज है, हमने परचेज तो कर लिया ना, तो एंट्री होनी चाहिए। यस, ये हमारा मटेरियल है, आर बी द ओनर। यस, अगर हम ओनर है बेटा तो एड इन ट्रांजिट 2 लाख रुपए, तो आपका वैल्यू कितना हो गया? 5 लाख रुपए एज पर बुक्स। तो आप क्या कर रहे हो? अगर आपको याद आ रहा होगा बेटा, हम सिर्फ रिकंसाइल कर रहे हैं, दैट इज हम एज गुड एज कैशबुक और पासबुक कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है? अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन आया ना आपको मटेरियल में, तो बेटा आप क्या करना है? एक स्टॉक अकाउंट बनाना। अब एक्चुअल में अकाउंट्स में कभी स्टॉक अकाउंट बनता नहीं है, एक्सेप्ट फॉर ब्रांच जो आप अगले लेवल में सीखने वाले हो। बट मैं आपको बोल रहा हूं कि अब एक स्टॉक अकाउंट बनाओ। स्टॉक का मोमेंट, अगर स्टॉक मेंटेन करते हो आप स्टॉक, तो मैं बात कर रहा हूं बेटा फिजिकल स्टॉक की, अब जैसे ही वर्ड आ गया स्टॉक, तो कहना से इट इज रियल अकाउंट मतलब रियल एसेट है। एसेट का कौन सा बैलेंस रहेगा? डेबिट बैलेंस। तो कहने से ओपनिंग बैलेंस आपका हमेशा यही रहेगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग, और क्लोजिंग बैलेंस यहां रहेगा। यस, फिजिकल स्टॉक मतलब एज पर गोडाउन, जो स्टोर मैनेजर डील करेगा।
तो स्टोर्स वाला कब डील करता है? जब मटेरियल आया और जब मटेरियल गया। तो बेटा अगर मैं आपको बोलूं कि ओपनिंग बैलेंस कुछ नहीं था, क्लोजिंग बैलेंस उसको पता नहीं है, परचेज वो लिखेगा, कब लिखेगा ये एंट्री कब करेगा? जब सच में मटेरियल आएगा। मटेरियल कितने का आया? 3 लाख रुपए का। मटेरियल कितने का आया? 3 लाख रुपए। मटेरियल आया तो डेबिट, राइट? तो मेरे हिसाब से कितना हो गया? 3 लाख रुपए। यस बेटा, एज पर बुक्स में एंट्री कब होगी? जब सच में परचेज होगा। तो एज पर बुक्स की अगर बात करूं तो परचेज की एंट्री कितनी हुई? 5 लाख रुपए की, क्योंकि बिल आ गया 5 लाख। अब आपको करना ये है, आपको कहां से कहां जाना है? आपको फिजिकल से बुक्स पे जाना है या बुक्स से फिजिकल पे आना है? आपको क्लियरली दिया रहेगा फाइंड द स्टॉक। फाइंड द स्टॉक मतलब उसकी तरफ जाना है। तो अगर वो बोलेंगे फाइंड द स्टॉक एज पर बुक्स, तो आपको 3 लाख दिया जाएगा, आपको यहां से यहां जाना है। तो यहां से यहां जाने के लिए क्या करोगे? आप ऐड 2 लाख करोगे। अगर मुझे बुक्स का स्टॉक दिया और आपको बोला फिजिकल स्टॉक निकालो, तो बेटा यहां से यहां आना है, 2 लाख माइनस करना है। बस एक ही चीज ध्यान में रखना बेटा कि जो स्टोर्स डिपार्टमेंट वाला, स्टोर्स डिपार्टमेंट, ये वाला डिपार्टमेंट, वो एंट्री सिर्फ तभी करता है जब सच में मटेरियल आता है और जब सच में मटेरियल जाता है। लेकिन जो अकाउंटेंट है वो आपको क्या बोलता है कि बॉस ऐसा नहीं, अगर हम मालिक हैं तो हमारी एंट्री हमारे स्टॉक आना चाहिए। मतलब अगर किसी के पास भी माल पड़ा है, अगर हम मालिक हैं उसके, तो हमारे पास आना चाहिए। जैसे गुड्स रास्ते में है, क्या हम उसके मालिक हैं? आप बोलोगे सर हाँ हम मालिक हैं, तो फिर भी हमारे स्टॉक में ऐड होना चाहिए। ये अकाउंटेंट बोलेगा। फिजिकल स्टॉक में हमारे पास माल रहता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लेता है, कंसाइनमेंट का लेता है। कंसाइनमेंट अब मिक्स करना, आप सब कुछ मिक्स करेंगे बेटा। अगर मैं कंसाइनमेंट की बात करूं, कंसाइनमेंट की, हम कंसाइनर है, हम गुड्स भेज रहे हैं, तो ये मेरा गोडाउन है। ऐसे मान लो कि मेरा गोडाउन है बेटा। हमने कंसाइनी को 5 लाख का मटेरियल भेज दिया, मैंने सेंड किया, जिसमें से इसने 3 लाख का मटेरियल सेल कर दिया। इसके पास स्टॉक कितना पड़ा है? इसके पास तो आप बोलोगे सर स्टॉक पड़ा है 2 लाख रुपए का, बराबर? ओके। अगर मैं आपको सिंपल सी बात करूं, हु इज द ओनर? इज कंसाइनी द ओनर? आप बोलोगे नहीं सर, ओनर तो हम है, हमारा ओनर है, हमने सिर्फ सेंड किया था उसको, मालिक वो नहीं था। मालिक आज भी हमें, राइट? ओके। मेरे पास स्टार्टिंग में 15 लाख का मटेरियल था, 15 लाख का मटेरियल था, ठीक है। 5 लाख का मैंने उसको गुड्स दे दिए, तो मेरे गोडाउन में कितने गुड्स हो गए? आप बोलोगे सर 10 लाख। सही है ये पोजीशन? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही है। 15 लाख में से आपने 5 लाख कंसाइनी को दिया, तो आपके गोडाउन में तो 10 लाख का स्टॉक पड़ा है। बिल्कुल सही है। ये आपने बनाया ट्रेडिंग, मतलब ये आपके बुक्स के हिसाब से बन रहा है अभी, बुक्स के हिसाब से, ठीक है। आपने परचेज किया था 15 लाख का माल, सही किया। आपने गुड्स सेंड किया उसको, गुड्स सेंड 5 लाख के, ये भी बिल्कुल सही किया। आपने स्टॉक बताया, क्लोजिंग स्टॉक 10 लाख, ये बिल्कुल सही है, राइट। लेकिन प्रॉब्लम इज बुक्स में। अब मैं आपको अगर पूछूं 10 लाख ये स्टॉक बराबर मैच कर रहा है, ये 2 लाख, क्या हम मालिक हैं वो 2 लाख के? हाँ। क्या वो मेरे गोडाउन पे पड़ा है माल? नहीं, माल कहीं बाहर पड़ा है, लेकिन क्या हम ओनर है उसके? यस। तो हमारा स्टॉक है ना वो, यस, हमारे स्टॉक में आना चाहिए, बिल्कुल। तो एज पर बुक्स क्या होना चाहिए? एज पर फिजिकल स्टॉक कितना है मेरे पास? 10 लाख, लेकिन एड स्टॉक लाइंग विथ कंसाइनी, जो कंसाइनी के पास माल पड़ा है उसके भी तो ओनर हम है ना। अगर हम ओनर हैं बेटा तो 2 लाख रुपए ऐड करेंगे, हम बोलेंगे मेरा स्टॉक 12 लाख रुपए के, 10 जो मेरे पास पड़ा है, 2 जो मेरे कंसाइनी के पास पड़ा है, उसके ओनर भी हम है। सिमिलरली अगर मैं कंसाइनमेंट नहीं बोलूं बेटा आपको, अगर मैं कंसाइनमेंट नहीं बोलूं, इसको सेल ऑन अप्रूवल बोल दूं, सेल ऑन अप्रूवल, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं बेटा कि 3 लाख का अप्रूवल आ गया, 2 लाख का अप्रूवल नहीं आया, 2 लाख का अप्रूवल नहीं आया। अप्रूवल नहीं आया मतलब हम क्या मानते हैं? सेल हुआ या नहीं हुआ? आप बोलोगे सर सेल नहीं हुआ। बेटा जब सेल ही नहीं हुआ तो फिर वो हमारा स्टॉक है ना, यस। तो हमारे स्टॉक में ऐड होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन स्टॉक में क्या ऐड होना चाहिए? कॉस्ट प्राइस, यस। तो आप क्या करोगे? आप ऐड करोगे अपने स्टॉक में। तो इन शॉर्ट समझना क्या है आपको, फिजिकल स्टॉक और एज पर बुक्स के स्टॉक में फर्क क्या है बेटा। फिजिकली गुड्स मेरे पास पड़े नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जो बाहर पड़ा है, हमारे गोडाउन के बाहर पड़ा है, वो हमारा ही माल हो, हमारा ही स्टॉक हो। कैसे? कंसाइनी के पास पड़ा है, वो हमारे गुड्स है, तो सेल ऑन अप्रूवल पड़ा है। हम क्या मानते हैं? सेल हुआ है नहीं हुआ? आप बोलोगे सर सेल नहीं हुआ। जब सेल ही नहीं हुआ बेटा तो हमारे माल, हमारा गुड्स है ना, हमारे स्टॉक में ऐड होना चाहिए, यस, हम स्टॉक में ऐड करेंगे। तो इस तरह आपने मानना है कि अप्रूवल रहा तो सेल्स में से माइनस करो, सेकंड इफेक्ट हमारे स्टॉक में ऐड होना चाहिए। स्टॉक में कौन सा ऐड होता है? कॉस्ट, तो हम कॉस्ट ऐड करेंगे। तो इस तरह हम एक थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या दिया उन्होंने, चेक करो। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक इन अ बिजनेस वाज डन ऑन 23 मार्च। फिजिकली आपने कब चेक किया बेटा? 23 मार्च को फिजिकली। तो मतलब हम बात करेंगे अभी स्टोर्स मैनेजर की। स्टोर्स मैनेजर के पास 23 मार्च है, तो 23 मार्च से 31 मार्च तक, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग, 31 मार्च का स्टॉक निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, ठीक है।
द वैल्यू ऑफ स्टॉक वॉज 32 लाख, मतलब उसने ओपनिंग स्टॉक कितना निकाला 32 लाख। The following transactions took place from 23rd to 31st March. Determine the value of stock as on. अब determine the value of stock बोला मतलब सीधी बात है, आपको कब का किसका स्टॉक पूछा है, फिजिकल नहीं, आपको बुक्स का स्टॉक पूछा है। उसने सिर्फ वैल्यू ऑफ स्टॉक बोला है, तो आपको क्या निकालना है, एज पर बुक्स। अब प्रॉब्लम ये है कि इंस्टीट्यूट को आपके दया तो आती नहीं है। उसने क्या दिया ऊपर चेक करो, उसने बोला कि फिजिकल स्टॉक आपके पास कब का है 23rd मार्च का, और आपको बुक्स का स्टॉक कब पूछा है 31st मार्च का। बेटा कंपैरिजन तो एक दिन पे होता है ना, अगर आप बीआरएस भी उठा के देखोगे कैशबुक पासबुक एक दिन पे कंपेयर होता है, दो अलग अलग दिन पे नहीं। तो एक दिन कंपैरिजन में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फिजिकल स्टॉक 31st मार्च का निकालना पड़ेगा और फिर इन दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, बराबर। तो हमें क्या चाहिए अभी, पहला रिक्वायरमेंट कि मेरा फिजिकल स्टॉक 31st मार्च के दिन कितना था। स्टोर्स मैनेजर अगर मैंने गोडाउन उसको बुलाया कि भाई गोडाउन पे माल कितना पड़ा है, तो वो 23 तारीख के दिन मेरे 32 लाख का पड़ा है। मैंने उसको बोला 23 तारीख का नहीं, मुझे 31 तारीख का बता कि 8 दिन बाद तेरे पास मटेरियल कितना पड़ा था वो बता, तो मैं रिकंसिल कर पाऊं। रिकंसिलेशन बहुत इजी है, एडलेस करना बहुत इजी है, बट द थिंग इज आपको फिजिकल स्टॉक 31st मार्च का चाहिए। 31st मार्च के दिन आपके पास गोडाउन में मटेरियल था या नहीं था, आपको सिर्फ वही सोचना है, आपके गोडाउन में मटेरियल था या नहीं था, उतना सोचना है आपने। तो बस अब ये 8 दिन की बात करो, 8 दिन में क्या क्या हुआ। आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑफ कंसाइनमेंट, गुड्स एट कॉस्ट 180 वर अनसोल्ड। बेटा ये गुड्स किसके पास पड़ा है, तो आप बोलोगे कंसाइनी के पास पड़ा है। मैं बोलूंगा कंसाइनी के पास 1,80,000 के गुड्स पड़े हैं। बेटा हम क्या निकाल रहे हैं, फिजिकल स्टॉक। ये मेरे गोडाउन में पड़ा है क्या, नहीं, छोड़ दो, मेरे गोडाउन में नहीं है। आगे परचेज ₹3 लाख वर मेड आउट ऑफ विच गुड्स वर्थ ₹120 वर डिलीवर्ड ऑन 5th अप्रैल। बेटा 31st मार्च तक कितना मटेरियल मिला, या 8 दिन में मुझे मटेरियल कितना मिला, तो आप बोलोगे सर मटेरियल मिला हमें 1,80,000 का, तो मैं 180 रिकॉर्ड करूंगा, बराबर है। आप बोलोगे सर 3 लाख का था, आउट ऑफ विच 120 वाज डिलीवर्ड ऑन 5th अप्रैल। बेटा 31st मार्च तक मिला क्या मुझे, 31st मार्च तक। आप बोलोगे नहीं, मैं पूछ रहा हूं 31st मार्च तक मिला कितना, फिजिकली कितना मिला, आप बोलोगे 180। बेटा 120 क्या है, तो आप बोलोगे सर इन ट्रांजिट है, ठीक है। इन ट्रांजिट कितना है 120, इसको मैंने साइड में लिख दिया थोड़ी देर के लिए, क्वेश्चन समझने के लिए ऐसे एनालाइज करना पड़ता है कि देखो फिजिकली मेरे पास कितना मिला, आया तो डेबिट वर्ड कम्स इन, गया तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट। मैं सिर्फ वही बोल रहा हूं कि 32 लाख का आपका स्टॉक था, डेबिट बैलेंस, यस। आपने परचेज किया तो मटेरियल आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन, आपने लिखा, लेकिन कितना आया, स्टोर मैनेजर कब एंट्री करेगा, जितना मटेरियल आएगा। तो उसके दरवाजे पे सिर्फ 180 आया, तो उसने 180 की एंट्री किया, 120 अभी रास्ते में। ओके आगे देखते हैं। सेल्स ऑफ ₹9,20,000 विच इंक्लूड गुड्स वर्थ ₹2,40,000 ऑन अप्रूवल। टोटल सेल्स कितना था 9,20,000 which includes goods worth ₹2,40,000 sent on approval, ठीक है। half of these goods were returned before the year end। क्या सेल्स रिटर्न हो चुका है, सेल्स रिटर्न हो चुका है, बोलोगे यस सर सेल्स रिटर्न हो चुका है, मतलब बेटा आधा आ चुका है। तो 240 में से आधा कितना होता है 120, क्या वो रिटर्न आ चुका है, सेल्स रिटर्न है वो, हाँ, तो आपने रिटर्न की एंट्री पास की होगी। बेटा मैं आपको पूछ रहा हूं सेल कितना हुआ आपका, आप बोलोगे सर 9,20 में से 1,20 का तो रिटर्न आ गया। आप 1,20 कहां से है बेटा, हाफ रिटर्न है ना, सेल्स रिटर्न हुआ, मतलब सेल्स लेस रिटर्न माइनस करते ना हम, तो सेल्स लेस रिटर्न्स कितना हो गया आपका, तो आप बोलोगे सर 8 लाख रुपीस का आउटर कॉलम है आपका। मैं बोलूंगा ये तो बात बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, 8 लाख का आपका सेल हुआ फिजिकली, क्योंकि 9,20,000 का माल गया और 1,20,000 का वापस आया, 8 लाख का सेल हुआ, उस पर ऑब्वियसली जीपी मैंने कमाया होगा। अब जीपी यहां लिखो या जीपी यहां से माइनस करो, बात एक ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं जीपी ऑपोजिट साइड पे लिख रहा हूं। आगे बट नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग द रिमेनिंग गुड्स। बेटा आधे गुड्स अभी भी किसके पास पड़े हैं, कहने से कस्टमर के पास पड़े हैं, ठीक है। मैं यहां लिख के रखता हूं कि भाई मेरे कस्टमर के पास 1,20,000 के सेलिंग प्राइस के गुड्स पड़े हैं, बराबर। मैंने बोल दिया कि मेरे कस्टमर के पास 1,20,000 का माल पड़ा है, पड़े रहने दो उसके, सोचते हैं उसका क्या करना है। आगे गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%। अगेन आपको रेशियो कन्वर्जन आ गया, 25% ऑन कॉस्ट बोला है, 25% ऑन कॉस्ट मतलब 20% ऑन सेल्स, यस, मतलब सेल्स का मैं डायरेक्ट 20% निकाल सकता हूं। लेकिन आगे वो प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, हाउएवर गुड्स कॉस्टिंग 180 वाज सोल्ड फॉर 90। 180 के गुड्स थे जो 90,000 में बेचे, क्या सब पे कमाया मैंने, नहीं, ये बन गया एबनॉर्मल आइटम। क्या किया मैंने यहां पे, बेटा सेल कितना हुआ आपका, सेल 8 लाख। क्या सब पे डायरेक्ट 20% कमाया आपने, आप बोलोगे नहीं सर, 1,80,000 का माल था जो हमने 90,000 में बेचा, सेल कितने में किया 90,000 में, तो ये हो गया एबनॉर्मल आइटम। तो बेटा नॉर्मल सेल कितना हुआ, नॉर्मल, तो आप बोलोगे सर 7,10,000। नॉर्मल कितना हुआ 7,10,000। बेटा 90 अगर मैं इस पे पूछूं, इस पे प्रॉफिट कमाया लॉस कमाया, तो आप बोलोगे सर 180 की चीज थी 90 में बेचा, लॉस हुआ, यस लॉस हुआ। लॉस कितना हुआ 90,000 का, ठीक है। बेटा ये 7,10 पे कितना कमाया, आप बोलोगे सर 7,10 पे तो मैंने प्रॉफिट कमाया 20%, यस। तो इस पे आपने कमाया 1,42,000 प्रॉफिट,
20% के हिसाब से। नेट कितना कमाया बेटा, नेट तो बोले 90,000 हमने कमाया, उस पर कम लॉस किया, 52,000 आपका नेट हो गया प्रॉफिट। तो 52,000 का आपने जीपी कमा लिया, दैट्स इट। स्टॉक कितना, तो फिजिकली आप बताओगे स्टॉक कितना है। फिजिकली मैं आपको पूछा हूं अगेन, फिजिकल स्टॉक एज ऑन 31 मार्च, तो आप बोलोगे सर 32 लाख का मटेरियल था, 180 का परचेज हुआ, 52,000 का जीपी आया, लेस 8 लाख रुपीस। आप बोलोगे सर 26,32,000 को यहां फिगर आ गया, जो फिजिकली मेरे गोडाउन पे माल पड़ा है। फिजिकल पूछा ही नहीं उन्होंने क्या पूछा, एज पर बुक्स। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं बेटा, ये 26,32,000 का फिजिकली स्टॉक बता रहे हो, फिजिकल। अब अगर मैं कंपेयर करना शुरू करूं, कंपेयर करना, जो कंजाइनी के पास माल पड़ा है, क्या वो हमारा माल है, क्या वो हमारे गुड्स में ऐड होना चाहिए, बिल्कुल ऐड होना चाहिए, ऐड करो 180। गुड्स रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट, सॉरी गुड्स आर लाइंग विद द कंसाइनी एज स्टॉक, तो वो मटेरियल भी हमारा है। तो जो अकाउंटेंट रहेगा वो बोलेगा वो जो उसके पास पड़ा है ना, वो भी आपका मटेरियल रखो, ठीक है। इन ट्रांजिट जो मटेरियल है बेटा, जो रास्ते में मटेरियल है, क्या वो भी हमारे गुड्स है, हाँ हमारे गुड्स है, वो भी ऐड करो। इन ट्रांजिट वाले 120, ठीक है बेटा। ये जो 120 के कस्टमर के पास पड़ा है, जिसका अप्रूवल नहीं आया, वो हम क्या मानते हैं, सेल हुआ या नहीं हुआ, हम बोलते हैं सेल नहीं हुआ। बेटा जो उसके पास गुड्स पड़े हैं, वो भी क्या हमारे गुड्स हैं, यस वो भी हमारे गुड्स हैं बेटा। अगर वो हमारे गुड्स हैं तो उसका भी तो ऐड होना चाहिए, लेकिन कौन से प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस पे। सेल कितना है 120, लेस 20% प्रॉफिट आपका 96,000 रुपीज आपका कॉस्ट प्राइस है, वो भी हमारे स्टॉक में ऐड होना चाहिए। एंड देयरफॉर आपका आंसर क्या आएगा, 26,32,000 एड 180 एड 120 एड 96, this comes to 30,28,000 as your stock final as per books। ये बुक्स का स्टॉक था, ये फिजिकल स्टॉक था। अगेन यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने क्या खेला आपके साथ, आपको उन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश किया, और ये इस टाइप का क्वेश्चन आपका रीसेंट पेपर में भी आ चुका है, जनवरी या फिर नवंबर 2020 में, जो एक्चुअल एग्जाम दिसंबर में हुआ था। बट प्लीज मेक श्योर कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये जो तीनों क्वेश्चन मैंने कराए ये तीनों एग्जाम्स में आ चुके हैं। दिस वाज द क्वेश्चन, एक सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया 10 मार्क के लिए। मैं एक बार फिर से कंक्लूड करना चाहूंगा इसको। क्या किया बेटा उन्होंने आपको 23 तारीख का स्टॉक दिया, कौन सा, फिजिकल स्टॉक, ठीक है। तो मैं फिजिकल स्टॉक मतलब क्या, जो गोडाउन में पड़ा था, तो गोडाउन से आया या गोडाउन से गया वही मटेरियल यहां पे रिकॉर्ड होगा, मैंने वही चीज यहां पे रिकॉर्ड की। इसके अलावा क्योंकि एज पर बुक्स पूछता है, तो अकाउंटेंट क्या बोलता है कि आपके गोडाउन पे जो मटेरियल पड़ा है वो तो अपना है ही है, साथ में जो गोडाउन के बाहर मटेरियल पड़ा है वो भी अपना ही है। तो ऐसे कितने मटेरियल, ऐसे 3 मटेरियल थे, जो कंजाइनी को दिए वो भी अपने गुड्स में ऐड करो, ठीक है। जो रास्ते में वो भी अपने गुड्स हैं वो भी ऐड करो। जो कस्टमर के पास पड़े हैं लेकिन उसका कॉस्ट भी हमारे पास है, क्योंकि सेल नहीं हुआ, हम ऐसे मांग के चलते हैं, सेल नहीं हुआ बेटा हमारे कॉस्ट में ऐड होना चाहिए, तो मैंने ऐड किया। इस तरह हम ये करते हैं, ठीक है। अगेन इसका प्रेजेंटेशन, तो बेटा आपने कहां से स्टार्ट किया, 32 लाख से, तो आप लिखोगे स्टॉक एज ऑन 23 मार्च 32 लाख एड, परचेजेस रिसीव्ड 180, जीपी मैंने आपको बोला सेल्स में माइनस करो, आप क्या करोगे, लेस सेल्स 8 लाख, लेस जीपी 52,000 आउट ऑफ कॉलम जो भी सेल्स कराएगा, एड गुड्स लाइंग विद कंसाइनी, एड गुड्स इन ट्रांजिट, एड कॉस्ट ऑफ सेल ऑन अप्रूवल, सेल ऑन अप्रूवल का कॉस्ट कितना है 96, तो आप 96 ऐड करोगे। इस तरह आपको मिलेगा स्टॉक एज पर बुक्स एज ऑन 31 मार्च 2019 जो भी रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके अब ये जो क्वेश्चन है, अगेन ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों, आपके आरटीपी में 2 से 3 आरटीपी में आ चुका है एक सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। लेट्स चेक उसने क्या बोला। ए लिमिटेड कीप्स नो स्टॉक रिकॉर्ड्स बट अ फिजिकल इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इज मेड। फिजिकल इन्वेंट्री मतलब एक्चुअल में गिनती हुई है। आगे, at the end of each quarter and the valuation is taken at cost. The company's year ends on 31st March and their accounts have been prepared to that date. 31st March 2019 में उनका year end हुआ और उन्होंने अकाउंट्स बना लिए। The stock valuation taken on 31st March 2019 was however misleading and you have been advised to value the closing stock as on 31st March. वो क्या बोल रहे हैं, हमने स्टॉक तो निकाला है लेकिन हमें लगता है वो स्टॉक गलत है, आपको हमारी इच्छा है कि आप खुद हमको स्टॉक निकाल के दो 31st March 19 का। With the stock figure as on 31st December 2018, उन्होंने क्या कहा, हम आपको पिछले क्वार्टर का एंड देते हैं, दैट इज 31 दिसंबर 2018 का हम आपको स्टॉक देते हैं, आप क्या करो, आप 31 मार्च का हमें स्टॉक निकाल के दो। हमने कहा चलो ठीक है, मतलब आपके पास ये ओपनिंग फिगर है और आपको क्लोजिंग निकालना है, ठीक है। चलो देखते हैं, फिजिकल स्टॉक बोला है। आगे, द कॉस्ट ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 दिसंबर 2018 एज शोन बाय द इन्वेंट्री शीट वाज 1,20,000। ये मिल गया हमें स्टॉक 120 ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ये फिजिकल स्टॉक है। आगे,
On 31st December, the stock sheet showed the following discrepancies. A page total of 7,500 had been carried forward to the summary sheet at 9,000. बेटा ये नॉर्मल रेक्टिफिकेशन क्वेश्चन है, अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग का. देखो एक्चुअल टोटल क्या थी 7,500, उसने दूसरे पेज पे क्या लिखा 9,000. क्या हुआ एग्जैक्टली बेटा, तो मैं आपको बता रहा हूँ. स्टॉक आपके लिए एसेट है, लायबिलिटी है? आप बोलोगे सर एसेट है. स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस क्या रहता है? डेबिट में. क्लोजिंग बैलेंस रहता है क्रेडिट में. तो उसने यहाँ पे लिखा 7,500. बेटा जब दूसरे पेज पे उसने ओपन किया तो उसने ओपन कर दिया 9,000 पे, और पेज टोटल ऑफ 7,500 वाज कैरिड फॉरवर्ड एज 9,000. बेटा 9,000 लिख दिया. अब कौन से साइड पे उसने ज्यादा लिख दिया? तो आप बोले सर डेबिट साइड में ज्यादा लिख दिया. तो बेटा हमने क्रेडिट करना चाहिए उसको. कितना क्रेडिट करूं? 1,500 रुपए. यस, आप बोले सर 1,500 क्रेडिट कर तो बराबर हो जाएगा. तो दिस वाज नथिंग बट ओवरकास्टिंग. बेटा स्टॉक को कम करना है, स्टॉक को क्रेडिट करना मतलब कम करना है. यस, कम करो फिर. तो हम क्या करेंगे यहां पर, हम लिखेंगे यहां पे स्टॉक ऑन 31st December कितना था? स्टॉक कितना दिया है आपको? 1,20,000. Was this undercast और ओवरकास्ट? आप बोले सर ओवरकास्ट था. लेस करो, लेस ओवरकास्टिंग. ओवरकास्टिंग कितना था बेटा? 1,500. माइनस करो आगे. और टोटल ऑफ पेज हैज बीन अंडरकास्ट. अब सीधी बात है, ओवरकास्ट अगर माइनस किया तो अंडरकास्ट क्या करोगे? ऐड करोगे. ऐड करो, ऐड अंडरकास्ट 300 रुपए. आगे ध्यान देना, इनवॉइसेस ऑफ परचेजेस एंटर्ड इन परचेज बुक ड्यूरिंग द क्वार्टर फ्रॉम जनवरी टू मार्च. परचेज बुक में कितना? 1,05,000. मतलब ये क्वार्टर का परचेज है 1,05,000. यस, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे परचेज. अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो मैंने लिखना चाहिए बेटा एड परचेज 1,05,000 आइडियली. आइडियली ठीक है. आगे बात करते हैं. वो क्या बोल रहा है? आउट ऑफ दिस 4,500 रिलेटेड टू गुड्स रिसीव्ड प्रायर टू 31st December. मेरा सिंपल सा सवाल है बेटा, 31st December के पहले का माल मिला है, इस 3 महीने में आया था क्या? इस 3 महीने. डज इट बिलोंग टू दिस 3 months पीरियड? तो आप बोलोगे सर नहीं. तो बेटा यहां क्या कर रहा है? बाहर निकालो उसको यहां से. तो हम यहां से बाहर निकाल देंगे लेस 4,500. क्लियर? उन्होंने क्या सेंटेंस यूज किया? आउट ऑफ दिस. आउट ऑफ दिस मतलब ये 1,05,000 में ऐसा कुछ मटेरियल है जो रिलेट करता है 31st December 2018 से पहले मिला था. मेरा सिर्फ सिंपल, क्योंकि हम फिजिकल स्टॉक की बात कर रहे हैं बेटा, फिजिकल स्टॉक की. फिजिकल स्टॉक में मैंने सिर्फ इतना ही पूछा है, मुझे 1 जनवरी से लेके 31 मार्च का डेटा बताओ. 1 जनवरी से जो आया और 31 मार्च तक जो गया उसकी डिटेल बताओ. तो बेटा ये 4,500 तो पिछले पीरियड का है ना, 31 दिसंबर के पहले का, उसको मतलब. इनवॉइसेस एंटर्ड इन अप्रैल 2019 रिलेटेड गुड्स रिसीव्ड इन मार्च. क्या इस साल गुड्स मिले हमको इस साल मार्च में? हाँ बेटा फिजिकल स्टॉक है ना, इस साल मिले. हम एंट्री करेंगे, बिल्कुल एंट्री करेंगे. एड 6,000. तो आपका परचेज का आउटर कॉलम कितना आ गया? 1,05,000 लेस 4,500 एड 6,000. ये फिगर आ गया 1,06,500. एज सिंपल एज दैट. मैंने आपको सिर्फ इतना ही पूछा क्योंकि ये फिजिकल स्टॉक है बेटा. एक्चुअल मोमेंट आपको गुड्स देखना है, गुड्स आ रहे हैं या गुड्स जा रहे हैं. तो मैं एंट्री कब करूंगा? जब सच में गुड्स आएंगे. 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर से या 1 जनवरी बोलो तो 31 मार्च तक जो गुड्स आएंगे मैं उसकी एंट्री करूंगा. आगे सेल्स का भी ऐसे कुछ बोला उसने. 4th एडजस्टमेंट. सेल्स टू कस्टमर टोटल रुपीज 1,35,000. तो मैंने यहां लिख दिया सेल्स 1,35,000. ठीक है. आगे ऑफ दिस 7,500 रिलेटेड टू गुड्स डिस्पैच्ड बिफोर 31st. बेटा 31 दिसंबर के पहले हुआ है, ये 3 महीने में नहीं हुआ. चलो बाहर. गुड्स डिस्पैच टू कस्टमर्स बिफोर 31st मार्च बट इनवॉइस इन अप्रैल. इस साल डिस्पैच हुआ है, मतलब इस साल का सेल मानेंगे क्योंकि फिजिकल है. तो हम क्या करेंगे? लेस 7,500 एड 6,000. लेस 7,500 क्योंकि दिसंबर के पहले डिस्पैच हुआ है. हम फिजिकल की बात कर रहे हैं. इस 3 महीने में डिस्पैच हुआ क्या? नहीं. चलो बाहर. जो इस 3 महीने में डिस्पैच होगा, इस 3 महीने में सेल होगा, हम उसको कंसीडर करेंगे. ओके. आगे वो क्या बोल रहा है? 5th. ड्यूरिंग द फाइनल क्वार्टर क्रेडिट नोट्स एट इनवॉइस्ड वैल्यू ऑफ 1,500. इनवॉइस वैल्यू मतलब सेल वैल्यू ऑफ 1,500 हैड बीन इशूड. बेटा क्रेडिट नोट्स किसको होता है? क्रेडिट नोट्स मतलब क्या? सेल्स रिटर्न. हम कस्टमर्स को क्रेडिट नोट देते हैं. अगर वो गुड्स रिटर्न देते हैं हम उनको एक चिट्ठी बना के देते हैं, जिसको बोलते हैं क्रेडिट नोट. इशूड टू कस्टमर इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स ड्यूरिंग दैट पीरियड. द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज 25% ऑन कॉस्ट. मुझे ऑन कॉस्ट नहीं चाहिए, मुझे ऑन सेल्स चाहिए. तो 20% ऑन सेल्स आएगा. यस. तो यहां पे अगर आप देखोगे सेल्स रिटर्न था बेटा, तो सेल्स रिटर्न भी यहां से लेस होता है ना. तो 135 लेस 75 एड 6. तो ये हो गया आपका 1,33,500 लेस सेल्स रिटर्न 1,500. तो आपका आउटर कॉलम कितना है? 1,32,000. बेटा इस पे जीपी कितना? 20%. तो 1,32,000 पे 20% आया आपका 26,400. हो गया क्वेश्चन. आपको ये स्टॉक निकालना है. तो आंसर क्या रहेगा? 1,20,000 एड 1,06,500 एड 26,400 लेस 132. तो आप बोलोगे सर 129,900 का स्टॉक है, लेकिन ये फाइनल स्टॉक नहीं है बेटा. क्यों फाइनल स्टॉक नहीं है बेटा? ये बाकी ना यहाँ पे. यस, ये स्टॉक फिर हम यहां लेके गए और कुछ एडजस्टमेंट बाकी थी. लेस 1,500 एड 300. तो आपका आंसर आया 1,19,700 इज योर फाइनल आंसर.
एक बार रिपीट करता हूं। अब आप बोलोगे सर इतना सब आपने किया, ये क्या किया आपने? बेटा मैंने सिर्फ एक फिजिकल स्टॉक बनाया। फिजिकल स्टॉक क्या बोलता है कि जब मेटल आएगा तब एंट्री होगी, जब मेटल जाएगा तब एंट्री होगी। मैंने वही किया। अब आप बोलोगे सर इसको प्रेजेंट कैसे करें? तो मैं प्रेजेंट कैसे करूं? बेटा आपने स्टार्ट कहां से किया? आप बोलोगे सर 120 से स्टार्ट किया, तो मैं 120 से स्टार्ट करूंगा। क्या है 120? स्टॉक एज ऑन 31 दिसंबर। ये 16,500 क्या किया आपने? परचेस। तो मैं लिखूंगा ऐड परचेस कितना? 1,06,500। सर ये लिखना नहीं पड़ेगा कि ये प्लस माइनस, बेटा ये ब्रैकेट में लिख देना, यहाँ पे ये ब्रैकेट में। आगे लेस सेल्स, सेल्स कितना माइनस हुआ? तो आप बोलोगे सर ये 133,500, 133,500 लेस सेल्स रिटर्न लेस जीपी। तो सेल्स रिटर्न 1500 था, जीपी कितना था? 26,400। आउट ऑफ कॉलम आपका 132 में से 26,400 माइनस हुआ, तो ये आ गया 1,05,600। ऊपर से ये 1500 माइनस करना है, ये 300 ऐड करना है, तो वही करना है यहाँ पे। लेस 1500 ऐड 300, आपका फाइनल आंसर आएगा 11,19,700। तो बेटा कुछ चीजें हैं जो गलतियां रहती है वो हम ट्रेडिंग में मिक्स करते भी नहीं है, वो हम वैसे भी एडलेस करते हैं। बाकी जो रेगुलर परचेस सेल से रिलेटेड था मैंने आपको फिजिकल स्टॉक बना के बताया। फिजिकल स्टॉक का मतलब सिर्फ यही है, गुड्स आ रहे हैं और गुड्स जा रहे हैं, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन। अब लास्ट वन थोड़ा ट्विस्टेड है, उन्होंने दिया भी फिजिकल स्टॉक है और पूछा वापस फिजिकल स्टॉक। देखो क्या बोलते हैं। Mr. Wangaru, who was closing his books on 31st March 2019, failed to take the actual stock, actual physical stock, which he did on 9th April, when it was ascertained to be worth rupees 62,500. वो क्या बोल रहा है कि हमने एक स्टॉक बनाया, एक अकाउंट बनाया फिजिकल स्टॉक का, और कब से कब तक? 31st मार्च से लेके 9th अप्रैल तक। 31st मार्च से लेके 9th अप्रैल तक तो स्टॉक बनाया हमने, और स्टॉक का 9th अप्रैल का कितना है? 62,500। क्या ये फिजिकल है? यस फिजिकल है, क्योंकि एक्चुअल स्टॉक उसने एक्चुअल स्टॉक गिनती किया। आगे when it was ascertained to him it was 65, it was found that sales are entered in the sales book on the same day of dispatch and the return inwards in return book as and when the goods are received back। मतलब जब माल जाएगा और जब मटेरियल आएगा तभी हम एंट्री करते हैं। Purchases are entered in the purchase day book only the invoice are received। जब इनवॉइस मिलता है तब हम परचेज की एंट्री करते हैं, लेकिन सेल और रिटर्न्स की एंट्री कब होती है? जब मटेरियल डिस्पैच हुआ तभी सेल की एंट्री होगी, जब मटेरियल वापस आएगा तभी सेल्स की एंट्री होगी, लेकिन परचेज की एंट्री कब होगी? जब बिल आ जाएगा। ठीक है। It was found that sales between 31st March to 9th April as per the sales day book was 4,300। तो मैंने यहां सेल्स लिख दिया 4,300 था। ठीक है। आगे purchases between 31st March to 9th April as per purchase day book were 300। out of these goods 125 were not received until after the stock was taken। फिर 125 के नहीं मिले तो मिले कितना है? 175। तो मैंने यहां लिखा परचेस 175 और लिख दो ऐसे 125 इन ट्रांजिट है। 300 के थे ना, 175 मिल गए और 125 अब तक नहीं मिले, स्टॉक एंड तक नहीं मिले। ठीक है। आगे गुड्स इनवॉइस्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 2019 बट रिसीव्ड ऑन 4th अप्रैल अमाउंटेड टू रुपीज 250। बेटा मिले कब है? गुड्स इनवॉइस मतलब सेल, मिले कब है वो बताओ? सॉरी रिसीव्ड है, रिसीव मतलब परचेस किया। गुड्स इनवॉइस मतलब बिल आया बट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च बट गुड्स रिसीव्ड ओनली ऑन 4th अप्रैल। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि बेटा 31st मार्च से लेके 9th अप्रैल में, ये 9 अप्रैल में गुड्स आए हैं या नहीं आए फिजिकली? तो आप बोलोगे सर 4 अप्रैल को आ गए, मतलब गुड्स आए हैं। यस, तो परचेज हुआ ये भी कितना? 250 का, 250 परचेज हुआ। आगे रेट ऑफ जीपी, दैट्स इट, क्वेश्चन ही खत्म हो गया आपका। क्वेश्चन इतना ही था आपका। फर्स्ट सेल्स था, सेकंड था परचेज और थर्ड भी परचेज था, क्योंकि गुड्स रिसीव्ड ओनली ऑन 4th अप्रैल बोला है। ठीक है, मिल गए ना गुड्स, मिल गए तो मिल गए, तो हमने 250 रुपए की एंट्री कर ली। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा ये वाला स्टॉक कितना है? ये वाला। तो आप बोलोगे सर 4,300 का सेल था, उसने प्रॉफिट मार्जिन दिया 33 1/3 ऑन कॉस्ट। 1/3 ऑन कॉस्ट इज 1/4 ऑन सेल्स, तो सीधे सीधे 25%। 4,300 का 25% कितना होता है जीपी? आप बोलोगे 1075। तो बस हो गया आपका काम। तो 4,300 एड 62,500 लेस 1075 लेस 250 लेस 175, दिस विल गिव यू 65,300। 65,300। बस आपको यही पूछा है बेटा। आप बोलोगे कि इसका कुछ करना है क्या? 125 का, 125 का कुछ करना है क्या? तो अब मैं बोलूंगा यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। क्यों? इन ट्रांजिट है। पूछा क्या है? लास्ट में वैल्यू चेक करो, एसर्टेन द वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक। फिजिकल स्टॉक मतलब क्या कि मेरे मटेरियल गोडाउन पे कितना पड़ा है? तो बेटा मैं तो ये बोलूंगा मेरे गोडाउन में 65,300 पड़ा है, क्योंकि ये 125 तो ऑब्वियसली इन ट्रांजिट है, हमने ऐड करना चाहिए, लेकिन कैसे? एज पर बुक्स। उसने बोला है एज पर फिजिकल स्टॉक टेकिंग कितना है, तो मैं बोलूंगा बॉस एज पर फिजिकल स्टॉक टेकिंग 65,300 का स्टॉक है मेरे पास, एंड विच इज नथिंग ऑन ओपनिंग, मतलब 31st मार्च के दिन। 31st मार्च के दिन मेरा स्टॉक है 65,300
फिजिकली। हाँ, अगर वो एज पर बुक्स पूछता तो मैं 125 जरूर ऐड करता है इसके अंदर 60/300 में, क्योंकि जो इन ट्रांजिट होगा वो ऐड होता है, लेकिन कब, जब हम एज पर बुक्स बनाते हैं। मैं पूछ रहा हूं मेरे गोडाउन पे फिजिकल स्टॉक कितना पड़ा है, तो आप बोलोगे सर आज की तारीख में मेरे गोडाउन पे 60/300 का मटेरियल पड़ा है। प्रेजेंटेशन कैसे करोगे, आपको दिया था 62,500, ऐड सेल्स लेस जीपी लेस परचेस, आपका बैलेंस बचा 65,300। विद दिस वी कम टू एन एंड। आई होप कि आप लोग ये 5 क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर लो। एक बार जरूर खुद से ट्राई करना। इट वोंट टेक मोर देन 8 to 10 मिनट्स फॉर पर्टिकुलर क्वेश्चन। 8 से 10 मिनट के ऊपर नहीं लगता है ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस को, जिसमें से अगर मैं बोलूं तो पहले 3 क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट थे, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस, क्योंकि वो तीनों एग्जाम क्वेश्चन रह चुके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों एग्जाम क्वेश्चन रह चुके हैं, तो वो तीनों इंपॉर्टेंट है। फोर्थ वाला जो है वो 3 से 4 बार आरटी में पूछ चुके हैं, और फिफ्थ वाला आपके मॉड्यूल में रह चुका है, राइट। तो मॉड्यूल के मतलब स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस वो इंपॉर्टेंट रहते ही हैं। तो ये 5 क्वेश्चंस मैं बिल्कुल आपको नहीं बोलूंगा कि स्किप करो, ये 5 क्वेश्चंस एक बार जरूर करना है। इट विल टेक हार्डली 45 मिनट्स ये पूरा कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट एंड प्लीज डू कमेंट कि अगर आपको ये वीडियो में और कुछ चाहिए तो।